हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको तो पता ही है, हम नीट पे जीत सीरीज पर हम लोग ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत की थी बहुत पहले, और हम लोग क्लास 11th के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 3 चैप्टर्स है, ओके, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा वाला था हमारा केमिकल बॉन्डिंग, और तीसरा वाला था हाइड्रोजन। और फिर 4th चैप्टर पर एस ब्लॉक पर हम लोग आ गए हैं, जिसके भी हम लोग ने 2 कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियोस देख लिए, करेक्ट। तो अब बचा हुआ जो इस चैप्टर का पार्ट है, वो हम लोग इस कॉन्सेप्ट एड ऑन में कवर करेंगे, ओके। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको मदद करूंगा एनसीईआरटी को समझने के लिए, ओके, क्योंकि एनसीईआरटी में सारी चीजें थोड़ी अच्छे से एक्सप्लेन की नहीं गई है, ओके, सॉरी टू से दैट, बट फिर भी तो इसीलिए ये वीडियो आपको यहां पर हेल्प करेगा, आपको एनसीईआरटी समझने में मदद करेगा, ओके। तो जो भी चीजें मैं आपको शायद दिक्कत आ सकती है, वो चीजें मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में बिल्कुल समझाऊंगा अच्छी तरीके से, ताकि आप रिलेट कर पाओ, ताकि आप समझ पाओ कि एनसीईआरटी में लिखा क्या है और आप समझ के पढ़ पाओ। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो हम लोग ने इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियोस थे पहले वाले 2, तो उसमें हम लोग ने स्टार्टिंग में हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स का स्टडी एक साथ करने का ठान लिया था, राइट। तो हम लोग वही चीज को कंटिन्यू करेंगे। स्टार्टिंग वाले वीडियो में हम लोग ने प्रॉपर्टीज देखे थे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा हम लोग ने। दूसरे वाले वीडियो में हम लोग ने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखे सोडियम के और कैल्शियम के, राइट। और ओके, वहां उस पॉइंट ऑफ मतलब उस टॉपिक को हम लोग ने उस वाले वीडियो में कवर कर लिया। अब इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कंपाउंड्स के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में, और एनोमलस बिहेवियर लिथियम के और बेरिलियम के बारे में, डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में भी, ओके। जो लिथियम का बनता है मैग्नीशियम के साथ, जो बेरिलियम का बनता है एल्यूमिनियम के साथ, तो उन सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। तो उन सारे टॉपिक्स में आपको जहां पर भी दिक्कत आ सकती है, वो मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो अब जो हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात करेंगे इस चैप्टर में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाला जो जनरल मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स है, उन कंपाउंड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग जब बात करेंगे, तो उनमें कई बार हमें, ओके, ऑक्साइड्स के बारे में, हाइड्रोक्साइड्स के बारे में, कार्बोनेट्स के बारे में, हेलाइड्स के बारे में, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, इन कंपाउंड्स, ओके, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट के इन कंपाउंड्स के बारे में कई सारी चीजें दी गई है। जैसे कि उनकी सोल्युबिलिटी के बारे में कभी बोला होगा उनके थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। तो बाकी की चीजें तो काफी ज्यादा इजी है समझने के लिए, कि भाई उनका वो डिकम्पोज कैसे होते हैं, या फिर उनका रिएक्शन कैसे कैसे होता है किस किस के साथ, वो बहुत ही सिंपल सी चीजें समझने के लिए, वो तो आप पढ़ के भी समझ लोगे। पर ये जो थर्मल स्टेबिलिटी वाली चीज है, सोल्युबिलिटी वाली चीज है, ये आपके दिमाग में घुसने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और यही चीज थोड़ी एनसीईआरटी में ठीक से एक्सप्लेन नहीं की गई, ओके। तो अब उसको समझने के लिए हम लोग ने देखो चैप्टर नंबर 4 में केमिकल बॉन्डिंग में ही लटाइस एंथैल्पी या फिर लटाइस एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ है, पर ये वाला कॉन्सेप्ट देखो पकड़ के आ गया है आगे हमारे इस चैप्टर में। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो एनसीईआरटी का सीक्वेंस है वो कभी मोड़ना मत। पढ़ने के लिए जो एनसीईआरटी पढ़ने का जो सीक्वेंस है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 बहुत ही बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी डिजाइन की गई है। उसी सीक्वेंस में चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स एक के बाद एक जुड़ते जाएंगे, और फिर आप आगे बढ़ोगे। अब वैसे भी हम लोग ने जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिया है, तो उसमें भी हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ही फॉलो किया है, ओके। तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम लोग ने पढ़ा है, राइट। तो उसमें मैं डेफिनेटली, मुझे पता है कि आपने लटाइस एंथैल्पी के बारे में पढ़ा होगा, तो यही चीजें यहाँ पर यूज होगी, ओके। और हाइड्रोजन एंथैल्पी भी आगे हम लोग देखेंगे, वो मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगा, ओके, क्योंकि वो हम लोग ने इसमें देखी नहीं है, इतनी एनसीईआरटी में भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन की नहीं गई है हाइड्रोजन एंथैल्पी के बारे में, ओके। वैसे तो वो थर्मोडायनामिक्स में है, पर फिर भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे अच्छे से। तो चलो अब देखते हैं लटाइस एंथैल्पी को एकदम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। फिर बाद में हाइड्रोजन एंथैल्पी पर जंप करेंगे, पर बीच में हम लोग कुछ फैक्टर्स देखेंगे जो लटाइस एंथैल्पी को मतलब अल्टर कर सकती है, ओके। तो पहले लटाइस एंथैल्पी मतलब बहुत ही सिंपल है, कोई अब जो हम लोग आयनिक सॉलिड्स के केस में हम लोग लटाइस एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, ओके। तो क्या होता है, वो सिंपली हम लोग जितनी भी एनर्जी हमको लगेगी, किसके लिए 1 मोल ऑफ
हमारा जो सॉलिड आयनिक कंपाउंड है ओके उसको तोड़ के गैशियस आयंस में बदलने के लिए ओके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, तो जिससे भी हमारा सॉलिड आयनिक कंपाउंड बना है उसको तोड़ के गैशियस आयंस में, गैशियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में लाने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी 1 मोल ऑफ ओके सॉलिड आयनिक कंपाउंड को, वो है अपनी लटाइस एंथैल्पी। तो जैसे कि एग्जांपल में देखो, अब बोला क्या गया है कि भाई लटाइस एंथैल्पी सोडियम क्लोराइड की हुई है इतनी 788 किलो जूल्स पर मोल। इसका मतलब क्या है कि भाई 788 किलो जूल्स एनर्जी हमें लगती है 1 मोल, देखो पर मोल लिखा है, तो 1 मोल ऑफ NaCl जो हमारा सॉलिड आयनिक कंपाउंड है ओके जो क्रिस्टल लटाइस में है, Na प्लस आयन Cl माइनस आयन ऐसे क्रिस्टल लटाइस में होते हैं राइट, ये हम लोग ने पढ़ा है। तो इस सॉलिड NaCl का जो क्रिस्टल लटाइस है, तो ऐसा 1 मोल ऑफ सॉलिड NaCl को ओके 1 मोल ऑफ जो हमारा सॉलिड NaCl है ऐसे क्रिस्टल लटाइस में, इसको तोड़ के ओके पूरे का पूरा ब्रेक करके ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट Na प्लस Cl माइनस आयंस में इसको लाने के लिए ओके सपोज ये Na प्लस है, ये Cl माइनस है, ये Na प्लस है, ये Cl माइनस है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट Na प्लस Cl माइनस आयंस में लेके आने के लिए ओके वो जो गैशियस स्टेट में, इसका मतलब हम लोग Na प्लस और Cl माइनस को सिंपली सेपरेट कर रहे हैं ओके बहुत ज्यादा दूरी पर लेके जा रहे हैं, तो बोला है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लेके जा रहा है, ऐसे बोल दिया गया ओके। इसका मतलब क्या है, सिंपली हम लोग उसको बहुत ज्यादा दूर लेके जा रहे हैं, तो हमको पता है बहुत ज्यादा दूर लेके जा रहे हैं और उसको हम लोग गैशियस स्टेट में ही लेके जा रहे हैं उन आयंस को ओके बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे एक दूसरे से तो गैशियस स्टेट में चले जाएंगे ओके वो तो सिंपल से हमको बात पता है सब्सटेंसेस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में। बहुत ज़्यादा करीब लेके आओगे तो सॉलिड में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर लेके जाओगे तो गैसेस में जाएंगे। तो यही लॉजिक है सिंपल सा, बस सिंपली जितनी एनर्जी लगती है तोड़ने के लिए पर्टिकुलर 1 मोल ऑफ आयनिक कॉम्पाउंड को ओके उसके गैशियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। अब ये वाली जो चीज़ है क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लटाइस एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट यूज होता है हमें सोल्यूबिलिटी समझने के लिए ओके क्लियर। तो आगे हम लोग देखेंगे कि लटाइस एंथैल्पी किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब बाकी की चीजों की बात तो मैंने स्टार्टिंग में ही पहले वाले ही स्लाइड में बता दिया आपको अच्छे से। अब फटाफट देख लेते हैं कि भाई कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे लटाइस एनर्जी को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना, ये भी समझ लेना, टेक्स्ट बुक में ठीक से दिया नहीं है ओके। तो लटाइस एनर्जी जो है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान देना ओके, किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से ओके। तो हमको चार्ज के साइन से कुछ लेना देना नहीं है, मैग्नीट्यूड से लेना देना है। तो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा ओके। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, NaCl, MgCl2 और AlCl3। देख रहे हो आप यहां पर जो हमारा क्लोराइड अनायन है वो सेम है तीनों में भी। अब हम लोग ने क्या पढ़ा है, लटाइस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो भाई लटाइस एनर्जी भी बढ़ेगी राइट। अब यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि ये अनायंस तो सेम है तो उनकी बात छोड़ देते हैं हम लोग, कटायंस अलग अलग है राइट। तो कटायंस का चार्ज देख लेते, तो यहाँ पर Na प्लस के ऊपर कितना होता है, +1 राइट, मतलब Na के ऊपर कितना होता है, +1 चार्ज होता है। Mg के ऊपर कितना होता है, +2 होता है। Al के ऊपर कितना होता है, +3 चार्ज होता है करेक्ट। पर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये प्लस छोड़ दो, प्लस भूल जाओ ओके। चलो मैं प्लस को भूल गया, 1 2 3 दिख रहा है मुझे। अब सिंपल सी चीज है, वही कोरिलेशन अपने को यूज करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो लटाइस एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऐसे 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 इंक्रीज हो रहा है, 1 से लेके 2 से लेके 3, तो लटाइस एनर्जी भी देखो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, देखो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये बन गया ऑर्डर, सिंपल सा है राइट। तो इस ऐसे दिमाग लगा के हमको ऑर्डर निकालना है। तो क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में ऐसे तरह से कि भाई बताओ लटाइस एनर्जी का राइट ऑर्डर कौन सा है, क्या है, वो सारी चीजें भी। अब ये वाला तो इतना ज्यादा यूज का है नहीं, हमें ज्यादा यूज का तो हमको ये वाला फैक्टर है ओके, ध्यान देना इसके ऊपर। तो लटाइस एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओके, इसलिए मैंने 1/, लिखा है। तो यहाँ पर साइन तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का दिया है, पर हमको तो सिंपल सी बात पता है, लटाइस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, सम ऑफ द साइजेस ऑफ कटायन एंड अनायन ओके, ऐसे 1/, सम ऑफ द साइजेस ऑफ कटायन। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि इसको मैं कटायन के साइज को मैं सिंपली ऐसी C+ से डिनोट करूं ओके, और अनायन के साइज को मैं A- से डिनोट करूं ओके। तो सम ऑफ द साइजेस ऑफ कटायन एंड अनायन ओके, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी लटाइस एनर्जी, क्लियर। तो लटाइस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, है, तो इसका मतलब सिंपली लटाइस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे सम ऑफ द साइजेस ऑफ कटायन एंड अनायन से ओके। तो सिंपली हमको क्या समझना है कि भाई लटाइस एनर्जी जो है ओके कटायन के साइज पर डिपेंड कर रही है, अनायन के साइज पर भी डिपेंड कर रही है ओके, पर्टिकुलरली सिंगली हम लोग अगर देखें तो। और कैसे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई साहब ओके, क्योंकि 1/, में है इसीलिए ओके। तो लटाइस एनर्जी ओके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कटायन के साइज से
और अनायन के साइज से भी, ओके, दोनों के साइज से भी। तो जब कटायन की साइज बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी घटेगी, अनायन की साइज बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी घटेगी। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो एग्जांपल समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर भी मैंने देखो अनायन तो सेम रखा है, Cl 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 Cl, ओके। ये जो सॉल्ट्स दिख रहे हैं आपको, आयनिक कॉम्पाउंड्स दिख रहे हैं, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, ओके। सॉल्ट छोड़ दो, आयनिक कॉम्पाउंड जो है हमारे यहाँ पर, तो इसमें क्लोराइड आयन तो सेम है, बस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, ओके, ये कटायंस अलग अलग है। अब हम क्लोराइड आयन तो सेम है, इसका मतलब हमारे अनायन का साइज तो सेम है, तो भाई अपना जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो सिर्फ बचेगा क्या, कटायन का साइज, करेक्ट। अब देखना ध्यान से, लिथियम से लेके सीशियम तक हमको पता है, हम लोग ने पढ़ा है लिथियम से लेके सीशियम तक डाउन द ग्रुप, इसलिए देखो स्टार्टिंग वाला चीज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हमको पता होना चाहिए कि भाई कैसे साइज वेरी हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आयनिक साइज हमने देखा था कि Li+, राइट, मतलब आपने पढ़ाई होगा ये वाली चीज, ओके, जो बहुत बेसिक सी है। Li+ से लेके हम लोग अगर सीशियम प्लस तक जाएंगे तो आयनिक साइज इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पर भी आयनिक साइज इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, मतलब यहाँ पर भी आयनिक साइज इंक्रीज हो रही है इस ऑर्डर में। देखो Li+ से लेके Na+, K+, Rb+, Cs+, करेक्ट। अगर कटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है देखो, तो इसका मतलब लैटिस एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, राइट। तो लैटिस एनर्जी इस ऑर्डर में डिक्रीज होती जाएगी, तो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज 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 ऐसे, ओके, कम 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 कम। तो डिक्रीज वाला जो एरो है, मतलब हमको पता है ये लेस वाला है ना, तो इसलिए मैं डिक्रीज जब होती है तब मैं लेस वाला पॉइंट करके जाता हूँ, तो लेस 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 लेस। अगर इंक्रीज हो रही है तब मैंने क्या किया, मोर मोर वाला पॉइंट इस तरफ करके गया मैं, ओके, जिस तरफ हम लोग मूव हो रहे उस तरफ मैंने ग्रेटर देन का पॉइंट मूव कर दिया, पॉइंटर मूव कर दिया। यहाँ पर मुझे पता है डिक्रीज डिक्रीज होने वाली है, तो लेसर 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 वाला मैंने सिंबल का जो पॉइंट है वो यहाँ पर मोड़ दिया। तो एक सिंपल सी ट्रिक मैंने बता दी ताकि आपको भी थोड़ा सा इजी हो जाए एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पर, ओके, ठीक है। तो अब लैटिस एंथैल्पी की बात देख ली। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर समझना है हमको, हाइड्रेशन एंथैल्पी। एक बार ये खत्म समझ में आ गया, सोल्युबिलिटी हम लोग फटाफट निकाल सकते हैं फिर, ओके, वो भी समझ में आ जाएगी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी समझने के लिए भाई पहले हाइड्रेशन समझ लेते हैं, वो क्या होता है हाइड्रेशन। सिंपल सी, बहुत बहुत सिंपल सी चीज है, देखो, ओके, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें अब हम लोग अगर आयंस की बात कर रहे हैं, ओके, आयंस के हाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली आपको बताऊंगा, ओके, कि हम लोग कोई भी अपने को जो ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 का कॉम्पाउंड है, ओके, तो कोई भी कंपाउंड्स जो है, ओके, या फिर जैसे कि सल्फेट्स या फिर नाइट्रेट्स या फिर हम लोग कहेंगे कार्बोनेट्स, तो इनकी सोल्युबिलिटी में कैसा फर्क पड़ रहा है, डाउन द ग्रुप हम लोग जा रहे हैं या फिर आयनिक साइज बढ़ रहा है वैसे जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें समझने के लिए हमको हाइड्रेशन पता होना चाहिए, पहली बात सिंपल सी। तो आयंस की बात चलेगी यहाँ पर मोस्टली, क्योंकि वो सारी चीजें हम लोग डिटरमाइन करेंगे या फिर समझ सकते हैं कि भाई सल्फेट्स में हम लोग जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स में, तो क्या होता है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, वो समझने के लिए हमको आयंस के हाइड्रेशन के बारे में समझना होगा। तो इसीलिए देखो ऐसा प्रोसेस जिसमें ईदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयन, ओके, क्या कर रहा है, खींच रहा है पानी को, वाटर मॉलिक्यूल्स को, ओके, अट्रैक्ट्स वाटर मॉलिक्यूल्स खुद की तरफ, ओके, टू इट्स इमीडिएट विसिनिटी। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन, जिसमें हमारे कटायन या फिर अनायन ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेंगे, मस्त एकदम, ओके। तो अब ये प्रोसेस में होता क्या है मालूम है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स इन कटायन या फिर अनायंस के पास आ जाते हैं, ओके, देखना क्लोजर क्लोजर आ जाते हैं, तो उनके, ओके, एक दूसरे के क्लोजर आने की वजह से, ओके, जो पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी है इन कटायंस या फिर अनायंस की और वाटर मॉलिक्यूल्स की, ये डिप हो जाती है, ओके, मतलब लोअर हो जाती है। तो आयंस की और वाटर मॉलिक्यूल्स की इस इंटरैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नीचे चली जाती है, ओके। तो इतनी थी शायद, पर ये इंटरैक्शन होने के बाद पोटेंशियल एनर्जी डिप हो जाएगी उनकी। तो होगा क्या, अब देखना, ओके, नेट लोअरिंग हो गई। अब ये नेट लोअरिंग हो गई तो एनर्जी तो भाई ऐसी चीज है ना कि नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ये वाली एनर्जी अब कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, कन्वर्ट ही होती रहती है एनर्जी। तो अगर यहां से एनर्जी निकल गई है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है, तो इतनी जो एनर्जी है, ओके, ये रिलीज हो गई है, ओके, तभी जाके जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स और आयंस है वो अपनी एनर्जी इतनी लोअर कर पाएंगे, ओके, जब वो उतनी एनर्जी रिलीज कर देंगे तब, करेक्ट। तो एनर्जी निकल गई भाई, तो ये जो एनर्जी निकलती है ना, इसी को कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो हमेशा नेगेटिव हम लोग उसको साइन देते हैं, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, तो हमको पता है रिलीज होती है तब नेगेटिव साइन, सिंपल, क्लियर। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जस्ट देखा हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है। सिंपली हमारे जो आयंस है
कटायंस अनायंस, उनको वाटर मॉलिक्यूल जब सराउंड करता है तब जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वही होती है हाइड्रोजन एंथैल्पी। और ये जो है मुझे ये बात बतानी है आपको, जैसे हमारी लटाइस एंथैल्पी कटायन और अनायन के साइजेस के ऊपर डिपेंड करती है, हाइड्रोजन एंथैल्पी भी कटायन और अनायन के साइजेस पर डिपेंड करती है और एकदम एग्जैक्टली सेम तरीके से डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कटायन और अनायन के साइजेस से। ओके, हमारी हाइड्रोजन एंथैल्पी। अब यही जो चीजें हैं हमें यूज करनी है और समझना है कि भाई सोल्यूबल मतलब सोल्यूबिलिटी कैसी वेरी हो रही है। ओके, डाउन द ग्रुप हम लोग जब जा रहे हैं, ओके, इन केस ऑफ कार्बोनेट्स या फिर सल्फेट्स या फिर हैलाइड्स या फिर आप कहोगे मतलब नाइट्रेट्स भी, तो आप उनके भी निकाल सकते हो। ओके, हाइड्रोक्साइड, सॉरी नाइट्रेट्स नहीं, हाइड्रोक्साइड्स के भी आप मतलब सोल्यूबिलिटीज देख सकते हो। ओके, नाइट्रेट्स को छोड़ दो, हाइड्रोक्साइड्स के भी। तो अब यहां पर हम लोग एक केस देखेंगे, यही केस को हमको पढ़ना है बस सिंपली, कि जब हमारा अनायन सेम होगा। ओके, तो हमको जब कंपेयर किया करने के लिए बोलेंगे, ओके, या फिर हमको जब समझना है कि भाई कंपाउंड्स जो दिए हुए हैं हमें, सपोज ये एग्जांपल है हमारा, ओके, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इस एग्जाम्पल में ओके, तो हमको अब समझना है कि भाई सोल्यूबिलिटी कैसे वेरी हो रही है। ओके, बेरिलियम से लेके बेरियम तक सोल्यूबिलिटी कैसे वेरी हो रही है इन हाइड्रोक्साइड्स। तो इसीलिए ऐसी टाइप के हमको चीजों को समझना है। ओके, टेक्स्ट बुक में दिया होगा तो वहां पर हर जगह पर आपको मोस्टली समझ दिखाई देगा कि भाई अनायन तो सेम ही होगा। ओके, क्योंकि हम लोग बात करेंगे हाइड्रोक्साइड्स की या फिर कार्बोनेट्स की या फिर सल्फेट्स की, इनकी बात चलेगी। तो अब ऐसे सिचुएशंस में ओके, जब अनायन सेम होगा तब हमारी सोल्यूबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगी कटायन के रेडियस पर। ओके, क्योंकि अनायन का रेडियस मतलब अनायन तो सेम ही है, सिंपल। तो कटायन के रेडियस पर हमारा सोल्यूबिलिटी अब डिपेंड करेगा। अब कटायन के रेडियस पर कैसे डिपेंड करेगा, तो यहां पर भी दो कैटेगरीज है, दो टाइप्स है। हमको समझना है, एक बार कंपाउंड्स को देखना है और फिर कौन से टाइप में वो कंपाउंड जा रहा है, वो कंपाउंड्स जा रहे हैं वो हमको बस एक बार कंफर्म करना है। तो अब पहला टाइप क्या है कि जब हम लोग देखेंगे कि भाई कटायन और अनायन जो है उनके साइजेस जो है वो कंपेरेबल है एक दूसरे से। ओके, ऑलमोस्ट एक दूसरे से आगे पीछे है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है साइजेस में। तो जब हम लोग हाइड्रोक्साइड्स की बात करेंगे, ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो, अब ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो हाइड्रोक्साइड्स और हमारे जो ग्रुप 2 वाले जो मेटल्स हैं, याद रखना ये चीज कि इनके साइजेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। और याद भी कैसे रखोगे, देखो सिंपल है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो ही तो एटम्स है, राइट, और ये दो एटम्स मिला के ही एक अनायन बना रहे। तो मतलब अब हाइड्रोजन का साइज तो आपको पता ही है कितना सा होता है, और ऑक्सीजन तो ठीक है चलो, तो हाइड्रोजन का साइज देखो, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का तो बहुत छोटा साइज है, तो ऑलमोस्ट मतलब एक ही एटम के साइज का कंपैरिजन हो रहा है किसी दूसरे एटम के साइज के साथ। ओके, तो फिर कंपेरेबल साइजेस है, ऐसे आप याद रख सकते हो। क्लियर हो गई ये बात। अब जब ऐसे अनायंस और कटायंस हो गए जिनकी साइजेस कंपेरेबल है, तो अब होगा क्या, देखो हम लोग देखेंगे कि भाई अनायन तो सेम है, तो अब कटायन के साइज पर डिपेंड करेगा सोल्यूबिलिटी। कैसे डिपेंड करेगा, देखो सोल्यूबिलिटी जो है हम लोग मानते क्या है कि जब हम लोग कोई आयनिक कंपाउंड लेते, ये चीज को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई भी हम लोग आयनिक कंपाउंड लेंगे तो वो होगा, देखो पॉजिटिवली चार्ज कटायन होगा उसमें, नेगेटिवली चार्ज अनायन होगा उस कंपाउंड में, करेक्ट। तो ये कंपाउंड जब हम लोग पानी में डालेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाता है, ओके, सोल्यूबल हो जाता है। पर इसको हम लोग दो हाइपोथेटिकल स्टेप्स में समझते हैं। ओके, पहले होता क्या है, ये जो आयनिक कंपाउंड है ये टूट जाता है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। अब आएगा देखो अपना लटाइस एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट। देखो आयनिक कंपाउंड टूट जाएगा, ओके, पहले इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। ओके, चलो गैसियस स्टेट में दिख गया, कटायन और अनायन में टूट गया। ओके, तो ये जो तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है वो क्या होती है, लटाइस एंथैल्पी। बढ़िया, अभी हम लोग ने अभी ओके, तो ये जो लटाइस एंथैल्पी की एनर्जी है। अब होगा क्या, ये पहला स्टेप है, ओके, डिसोल्यूशन का, कि भाई कैसे हमारा आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाता है, कैसे हमारा आयनिक कंपाउंड के आयंस ओके पानी में घुल मिल जाते हैं एकदम। ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स उन आयंस को कैसे ओके सराउंड कर लेते हैं। तो पहला स्टेप तो ये होता है कि भाई वो आयंस पहले टूटेंगे, तो टूट गए भाई, जो एनर्जी लगती है वो होती है लटाइस एंथैल्पी। सिंपली हम लोग ने अभी देखा था। ओके, आयनिक कंपाउंड का जो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड है उसका जो लटाइस स्ट्रक्चर है उससे टूट के कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में जो बन जाते हैं हमारे आयंस, ओके, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में हमको मिल जाते हैं इन गैसियस स्टेट, उसको करने के लिए एनर्जी लगती है लटाइस एंथैल्पी। अब ये ही जो है प्रोसेस आगे क्या होगा, ये जो आयंस है ये क्या होंगे, पानी से सराउंड हो जाएंगे, तो हो जाएंगे सोल्यूबलाइज्ड। तो ये पानी से सराउंड होते हैं ओके आयंस, तब क्या होता है, हम लोग ने अभी भी देखा कि भाई एनर्जी रिलीज होती है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये है हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके, ये वाली लटाइस एंथैल्पी है। ओके, तो मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं उसको, चलो ठीक से लिख देता हूं मैं थोड़ा,
लटाइस एंथैल्पी यहां पर, ओके ऐसे लिख देता हूं मैं, एल लिख देता हूं उसका सिंबल सिर्फ समझने के लिए, और ये हाइड्रेशन एंथैल्पी है। और ये होने के बाद ओके हमको क्या मिलेगा, हमारा जो आयंस होंगे हमारे वो पानी से सराउंडेड होंगे, तो उसका मतलब सोल्यूबलाइज हो गया। तो मतलब मैं ऐसे भी डायरेक्टली बता सकता हूँ कि भाई डायरेक्टली हमारा आयनिक कंपाउंड सोल्यूबलाइज हो गया। ओके कटायंस और अनायंस ओके दोनों भी एक्वेस एक्वेस लिख देता हूँ मैं दोनों के नीचे, क्योंकि इसके आजू बाजू में पानी है अब। ओके तो ये डायरेक्ट प्रोसेस जो है वो हम लोग क्या सोचते हैं कि इस 2 स्टेप्स में होता है, 2 हाइपोथेटिकल स्टेप्स में होता है। तो इसका मतलब अगर हम लोग ये सोचते हैं कि ये 2 हाइपोथेटिकल स्टेप्स में होता है, पहले टूटते हैं आयंस फिर बाद में हाइड्रेट होते हैं तो हो गया, मतलब फिर बाद में हाइड्रेशन होता है तो हो गए सोल्यूबलाइज्ड, करेक्ट। तो ये अब आयंस के अगल बगल में पूरा पानी है, तो अब आयंस एक दूसरे से अलग अलग है, तो हम लोग को अब कंपाउंड दिख नहीं रहा है ओके आंखों से, तो वो सोल्यूबल हो गया है ओके, क्योंकि पानी ने पूरे कंपाउंड को, मतलब पानी ने सारे आयंस को एकदम घेर लिया है ओके, पानी ने ओके वाटर मॉलिक्यूल्स ने इन आयंस को घेर लिया है ओके। अब ये है वाटर मॉलिक्यूल्स अपने ऐसे, तो यहाँ पर बीच में अपना सपोज प्लस वाला आयन है ओके, फिर माइनस वाला आयन है यहाँ पर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स फिर से ऐसे घेर लेंगे, तो हम लोग कहते हैं कि भाई सोल्यूबलाइज हो गया है अब ओके। तो ये डायरेक्ट वाला है, 2 हाइपोथेटिकल स्टेप्स में हो सकता है, तो इसका मतलब हमारी जो सोल्यूबिलिटी है हम मानते हैं कि भाई इन 2 एंथैल्पीज पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए हम लोग ने इन 2 एंथैल्पीज को पढ़ा। अब हमें इन 2 एंथैल्पीज ओके का क्या होगा ये बताएगा कटायन का रेडियस जब आनायन सेम होगा। तो देखो जब आनायंस हमारे सेम है ओके तब अब कटायन के रेडियस पर ही पता चलेगा कि भाई इन 2 एंथैल्पीज के क्या हो रहा है ओके। ये 2 एंथैल्पीज को क्या हो रहा है ये समझेंगे तब हमको समझ में आएगा कि भाई सोल्यूबिलिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। तो अब सिंपल सी बात है, ये लटाइस एंथैल्पी होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, वो उतनी एनर्जी लगती है इनको तोड़ने में ओके, मतलब आयंस को तोड़ने में, आयंस को अलग अलग करने में सॉरी ओके। तो ये तो पॉजिटिव होती है राइट, एनर्जी लग रही है, यहां पर तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ये तो नेगेटिव होती है। तो हमेशा हम ये मानते हैं कि भाई जब हमारी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है सपोज ये इतनी है ओके, लटाइस एंथैल्पी सपोज मेरी लटाइस एंथैल्पी थोड़ी सी ज्यादा है, इतनी सी ज्यादा है ओके, ये लटाइस एंथैल्पी, ये है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये जो पॉजिटिव वाली एनर्जी है ये लग रही है, ये नेगेटिव वाली एनर्जी है बाद में ये रिलीज हो रही है, तो हम लोग मानते हैं कि भाई इतनी नेगेटिव एनर्जी जो है वो कॉम्पनसेट करेगी इतने लटाइस एंथैल्पी को, जो पॉजिटिव एनर्जी लग रही थी ना शुरुआत में इनको अलग करने के लिए, इतनी नेगेटिव एनर्जी जो है, मतलब इतनी जो एनर्जी बाद में रिलीज हो रही है यही यूज हो रही है यहां पर, समझ में आ गया, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है यही यूज हो रही है पहले स्टार्टिंग वाले स्टेप में, ऐसे हम लोग समझते हैं। पर इतनी सी तो एनर्जी बच गई ना अभी जो हमको रिक्वायर्ड है। तो सपोज एग्जांपल लेंगे हम लोग NaCl का, सपोज तो NaCl के केस में जो हमारी लटाइस एंथैल्पी है वो सपोज मतलब कुछ ऐसे ही है, मतलब मैं अब एकदम एग्जैक्ट मुझे वैल्यूज पता नहीं है, पर सपोज 769 के आसपास कुछ है ओके लटाइस एंथैल्पी, और इसकी हाइड्रेशन 773 के आसपास है, सब 773 के ओके, मैं थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूँ वैल्यूज में ओके, और हाइड्रेशन एंथैल्पी 769 किलो जूल्स है, पर ये नेगेटिव में है ये पॉजिटिव में है। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि भाई ये इतनी जो 769 किलो जूल्स है वही यहाँ पर पहले स्टेप में यूज हो रही है ओके, यहाँ पर इसको कॉम्पनसेट कर रही है, बाद में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कॉम्पनसेट कर रही है। तो कितनी एनर्जी बस लगेगी एक्स्ट्रा, जो भी अब एनर्जी लगेगी ओके, नेट एनर्जी वो कितनी लगेगी, तो 773 से हम लोग अगर माइनस कर देंगे तो कितनी बचेगी 4 किलो जूल्स। तो इतनी सी बस एनर्जी देनी पड़ेगी हमको 4 किलो जूल्स, और हमारा सोडियम क्लोराइड जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। तो आ गई ये पूरी कहानी समझ में आपको। तो इन दोनों एनर्जी एंथैल्पीज पर डिपेंड करता है कि सोल्यूबल है या नहीं है। तो अगर ये डिफरेंस, मतलब अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा कम होगी ओके, और लटाइस एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, तो बहुत ज्यादा एनर्जी हमको, मतलब जो नेट एनर्जी लगेगी इतनी लगेगी, और वो बहुत ज्यादा होगी राइट, तो वो सोल्यूबल नहीं हो पाएगा ओके, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी फिर बाद में अपना कंपाउंड सोल्यूबल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई ये चीज। तो इसीलिए हमारी हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है हमेशा या फिर मोस्टली ज्यादा हो लटाइस एंथैल्पी से, ताकि जितनी भी एनर्जी बाद में रिलीज हो रही है उतनी एनर्जी यूज हो रही है टूटने के लिए, तो अपना प्रोसेस अच्छे से चल पा रहा है ओके। तो जो नेट एनर्जी लग रही है वो जो भी नेट एनर्जी लग रही है वो एक्चुअल में नेट एनर्जी लग नहीं रही है, नेट एनर्जी रिलीज हो रही है, ऐसे हो, ये हमारा मानना होता है। तो ये दो जो एनर्जीज है ओके, इनका कुछ ऐसा फंडामेंटल्स है ओके, पर हमेशा ऐसा होगा नहीं, थोड़ा बहुत तो कम होगा शायद लटाइस एंथैल्पी से, पर थोड़ा बहुत एनर्जी का हो जाएगा जुगाड़ ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हम क्या समझेंगे कि भाई कटायन की साइज के बदलते इन दो एंथैल्पीज के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। तो सिंपल हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कटायन और अनायन के साइजेस से कौन
दोनों हाइड्रेशन एंथैल्पी भी और लैटिस एंथैल्पी भी। तो यहाँ पर देखो बेरिलियम से जाकर बेरियम तक आ रहे हैं हम लोग, तो ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई, मुझे पता है। अब देखो यहाँ पर बेरिलियम से बेरियम तक आ रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रही है, करेक्ट। फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम डाउन द ग्रुप हमने पढ़ा है साइज बढ़ती है, तो साइज जब बढ़ेगी, ओके, साइज जब बढ़ेगी, राइट, तो हमने पढ़ा है कि भाई हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, कटायन और अनायन के। अब कटायन का साइज तो बढ़ रहा है, ओके, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट। कटायन का साइज बढ़ रहा है तो दोनों हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी दोनों भी घटेंगे। तो जैसे हम लोग जा रहे हैं, ओके, बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड से बेरियम के हाइड्रोक्साइड तक दोनों भी घट रहे हैं, ओके, इस केस में याद रखना। पर अब ट्विस्ट कहानी में ये है कि हमारा जो लैटिस एंथैल्पी है ना वो कुछ ज्यादा डिक्रीज हो रही है, ओके, एज कंपेयर टू द हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो सपोज अब मैं अगर समझूं कि भाई हमारी लैटिस एंथैल्पी, ओके, इनके केस में, ओके, इन सारे के केस में सपोज ये बेरिलियम की इतनी है, ओके, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की लैटिस एंथैल्पी कम होगी ना, तो कम हो गई और कम हो गई, ओके, और कम हो गई, ठीक है। तो मैं लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि कम हो रही है। अब ये जो लैटिस एंथैल्पी है वो ज्यादा डिक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कम हो रही है, ओके, पर लैटिस एंथैल्पी के कंपैरिजन में हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है, ओके, वो इतनी ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रही है। लैटिस एंथैल्पी कुछ काफी ज्यादा डिक्रीज हो रही है, देखो। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ ऐसे थोड़ा, तो ये समझने वाली चीज है, ओके। देखना लैटिस एंथैल्पी सपोज ये बड़ी बड़ी लाइंस है, ओके, तो कम हो रहा है और बहुत ज्यादा कम हो रहा है, ओके। और ये हाइड्रेशन एंथैल्पी सपोज अपनी इतनी थी, ओके, दोनों को भी एकदम सेम लाइन पर रख रहा हूं मैं, इतनी थी हाइड्रोजन एंथैल्पी, ओके, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के केस में सपोज, ओके, और लैटिस एंथैल्पी इतनी है। सेम यहां पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के केस में अब क्या होगा, लैटिस एंथैल्पी तो कम हो रही है, हाइड्रोजन एंथैल्पी भी कम ही हो रही है, पर लैटिस एंथैल्पी कुछ ज्यादा ही कम हो रही है, तो अब हाइड्रोजन एंथैल्पी थोड़ी सी कम होगी, कुछ, चलो मैंने थोड़ी सी कम कर दी, ओके, और फिर यहां पर भी और थोड़ी सी कम होगी, इतनी ज्यादा कम नहीं होगी। तो जो नेट एनर्जी लग रही थी, देखो आप यहाँ पर नेट एनर्जी इतनी लग रही थी, देखो, ओके, इस केस में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के केस में सपोज मैं आप बस अज्यूम कर रहा हूं, यहां पर नेट एनर्जी अपने को इतनी सी लग रही है, इतनी सी लग रही है, ओके, और यहां पर तो और भी कम लग रही है, ओके। तो हो क्या रहा है, देखो नेट एनर्जी जैसे जैसे नीचे हम लोग जा रहे हैं, ओके, डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है तो नेट एनर्जी कम लग रही है। इसका मतलब कम एनर्जी देते ही ऐसे समझ लो कि भाई हमारा जो कंपाउंड है वो सोल्यूबल हो रहा है। तो कम एनर्जी देते ही अगर कंपाउंड सोल्यूबल हो रहा है तो आसानी से सोल्यूबल हो रहा है, राइट, तो ईज बढ़ रहा है, करेक्ट। नीचे आ रहे थे हम लोग, तो ईज बढ़ रहा है मतलब सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है, सिंपल, ओके। तो ऐसे समझना है हमको चीज को। तो अब ये पूरा महाभारत मैंने समझाया है, लास्ट में मैं ट्रिक भी बताऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि अपने पास नीट में थोड़ा इतना ही टाइम होता है कि भाई ये सारी चीजें याद करते रहो फिर पहुंच जाओ, ओके। और याद भी कर लोगे तो भी अच्छी बात है, पर कब करना है, जब आपको याद नहीं आ रहा है कि भाई होता क्या है, ओके, ट्रिक से याद नहीं आ रहा है तो भाई कॉन्सेप्ट लगा के याद करो, वो अपना लास्ट ऑप्शन होता है। जो मैंने बताया था, दिमाग में वेब बना के रखना है हमें कि अगर कोई चीज के लिए हम लोग ने ट्रिक याद रखी है, अगर वो ट्रिक से याद नहीं हो रहा है तो फिर भाई कॉन्सेप्ट लगा के याद कर लेना, क्योंकि इसीलिए तो कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी होता है, करेक्ट। तो कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ लिया, लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, ओके। तो समझ में आ गई बात कैसे भाई सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है, जब कटायंस और अनायंस जो होंगे कंपेरेबल साइज के होंगे और अनायंस सेम होगा, तब की बात चल रही है, ओके। सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी, तो बस हमने को देखना है, तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी मतलब डाउन द ग्रुप, या फिर जैसे जैसे कटायन का साइज बढ़ते जाएगा, ओके, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ओके। तो देखो बेरिलियम से लेके बेरियम तक कटायन का साइज बढ़ रहा है, तो इंक्रीज 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 इंक्रीज, क्लियर हो गई बात ये, ओके। ओके, तो पहला वाला केस मैंने थोड़ा एकदम डिटेल में समझाया था कि आपको एक बार समझ में आ गया तो आगे हम लोग फटाफट वही चीज को हम लोग अप्लाई करते जाएंगे। तो दूसरा वाला केस है, अब तो यहाँ पर समझना बहुत इजी है, देखो। तो अब हमारा एक दूसरा वाला केस में क्या है कि भाई कटायन और अनायंस जो है उनके साइजेस कंपेरेबल नहीं है, ओके, आर नॉट ऑफ कंपेरेबल साइजेस। तो इसका मतलब भाई कटायन और अनायन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अब ये एग्जांपल देखोगे तो देखो बेरिलियम कार्बोनेट से लेके बेरियम कार्बोनेट तक के हम लोग ने कंपाउंड्स लिए लाइन में। अब देखो कार्बोनेट, कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है भाई, मतलब एकदम बहुत सारे एटम्स है और इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर, राइट। 1 कार्बन और प्लस 3 ऑक्सीजन भी है भाई इस अनायन में, और कंपेयर कर रहे हैं भाई एक एक एटम के साइज से हम लोग। तो जाहिर सी बात है आप याद रख सकते हो आप कि भाई इनके जो कार्बोनेट्स, अगर कार्बोनेट्स आएंगे आपको एग्जाम्पल में, क्योंकि या फिर कभी आपको कोई क्वेश्चन में आएगा ऐसे वाला क्वेश्चन, अगर कोई आएगा जिसमें ऐसे एग्जाम्पल्स दिखेंगे आपको कि कार्बोनेट्स दिख रहे हैं और ग्रुप 2 एलिमेंट्स है या फिर ग्रुप 1 एलिमेंट्स के मेटल, मतलब ग्रुप 1 एलिमेंट्स है, ओके, कटायन, तो आपको समझ जाना है कि भाई ये जो कटायन और अनायन के साइजेस है ना वो कंपेरेबल नहीं है भाई, कार्बोनेट का साइज बहुत बड़ा होता है, ओके, उनकी कंपैरिजन हमारे ग्रुप 1 या ग्रुप 2 एलिमेंट्स के साइजेस से नहीं हो सकती, तो काफी ज्यादा साइज डिफरेंस है। तो मतलब जैसे सपोज अगर लिथियम की बात करूं मैं, तो लिथियम इतना सा है और कार्बोनेट भाई इतना बड़ा है,
कहाँ कंपेरेबल है साइजेस। ओके, क्लियर हो गई बात। तो अब यहां पर कैसे अब सोल्यूबिलिटी पर फर्क पड़ेगा, तो इसको याद रखना है कैसे। अब पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों भी डिक्रीज हो रही थी, पर लैटिस एंथैल्पी में जो डिक्रीज थी वो ज्यादा हो रही थी देन हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना था। इसमें क्या होगा, इसमें भाई लैटिस एंथैल्पी में कोई कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिक्रीज ही नहीं ऑब्जर्व होगी। ओके, मतलब लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होगी पर बहुत कम कम डिक्रीज होगी। तो इतना कम कम डिक्रीज होगी तो हम लोग क्या मानते कि भाई कांस्टेंट ही रह रही है हमारी लैटिस एंथैल्पी इस केस में। ओके, जब साइजेस कटायन और आनायन के कंपैरेबल नहीं है, काफी ज्यादा साइज डिफरेंस है तब। पर हाइड्रेशन एंथैल्पी भाई हमारा रूल फॉलो करती है, ये एक्सेप्शन में चली जाती है, पर हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलती कि नहीं मैं रूल फॉलो करूंगा। मैं क्या फॉलो करूंगा कि भाई देखो अब अनायन तो सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर कटायंस तो अलग अलग है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या कहेगी कि मैं तो डिपेंड करता हूं अनायन और कटायन के साइजेस पर। अब इन सारे में अनायन के साइजेस तो सेम है, तो चलो ठीक है, मैं कटायन के साइज पर ही अब मेरा डिपेंडेंसी बचेगा। अब कटायन का साइज कैसा हो रहा है, बेरिलियम से लेकर बेरियम तक हम लोग जा रहे हैं, तब कटायन का साइज बढ़ रहा है। कटायन का साइज जब बढ़ेगा तो हमको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कटायन के साइज से हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी घटेगी घटेगी घटेगी। करेक्ट। तो अब होगा क्या, बेरिलियम से लेकर बेरियम तक हाइड्रेशन एंथैल्पी भाई साहब घट रही है। ओके, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। तो अब देखना वही सिंपल सी डंडियों वाला गेम खेलेंगे हम लोग। ओके, उससे आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको। ओके, अब देखना, अब आप ही खुद लगा लोगे उस गेम में। तो ये देखो लैटिस एंथैल्पी उतनी ही है, उतनी ही है, उतनी ही है, उतनी ही है। ओके, सपोज तीनों का तीन ही एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ओके, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जांपल लिया मैंने। ओके, ये बेरिलियम कार्बोनेट है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। लैटिस एंथैल्पी तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रह रही है, पर हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो रही है भाई, डिक्रीज हो रही है और कम हो रही है। ओके, और कम हो रही है। ओके, देखना अब क्या होगा, उससे क्या होगा, जो नेट एनर्जी लग रही है सपोज, ओके, ये वो इतनी लग रही है इस केस में, ओके, वो अब इतनी लग रही है इस केस में, और वो अब इतनी लग रही है। ओके, तो आप अगर देखोगे ध्यान से तो देखो साइज बढ़ रहा है, फिर जितनी एनर्जी लग रही है उतनी। ओके, शेडेड पोर्शन का देखो। ओके, तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा लग रही है। अगर ज्यादा एनर्जी लग रही है सोल्यूबल होने के लिए, ओके, क्योंकि हमारी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था डिपेंड किसके ऊपर करेगा, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी पर। और ये जो नेट एनर्जी लगेगी वही हमको डिफाइन करेगी भाई सोल्यूबल होने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है हमको। ओके, तो अब इस केस में हो क्या रहा है, एनर्जी ज्यादा लगती जा रही है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिए मैंने, ओके, जिसमें मैंने ऐसा कंसीडर किया कि भाई हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है लैटिस एंथैल्पी से। ओके, उल्टा भी हो सकता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा भी हो सकती है लैटिस एंथैल्पी से, और फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी में डिक्रीज होगा, तो जो नेट एनर्जी रिलीज होगी, ओके, वो कम होती जाएगी। तो कोई भी हम लोग फिनोमेना पकड़ सकते हैं समझने के लिए, सिर्फ तो समझने के लिए ऐसा होगा। करेक्ट। अब एनर्जी ज्यादा लग रही है, इसका मतलब ईज कम हो रहा है सोल्यूबल होने का, तो सोल्यूबिलिटी घटेगी। सिंपल, क्लियर। तो ये लॉजिक लगाना है बस हमको, खत्म, इतना ही है। तो अब यहां पर क्या देखेंगे हम लोग कि भाई देखो साइजेस तो बढ़ रही है सेम, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी। ओके, पर लैटिस एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हमारा जो अनायन है और कटायन है उनके साइजेस में काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो कंपेरेबल साइज नहीं है। तो इसलिए ये दोनों चीजों को हम लोग याद करेंगे। आ गई इस बात समझ में, तो हमको पता चल जाएगा कि भाई सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही है। करेक्ट। तो इसके केस में वही हो रहा है, फिर सिंपल इसी एग्जांपल को लेके हम लोग ने समझा। तो सोल्यूबिलिटी अब डिक्रीज हो रही है। तो देखो बेरिलियम से लेकर बेरियम तक डिक्रीज, मतलब मैं ये वाला पॉइंटर लगा देता हूँ, ये वाला हेड, डिक्रीज, खत्म, मिल गया अपने को ऑर्डर। इतना सिंपल है। क्लियर। चलो, अब कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब फटाफट मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ओके, ताकि आपको इतना टाइम लगेगा नहीं। सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी किस ऑर्डर में, आप समझ जाओगे फटाफट। तो कॉमन आयन को देखना है। ओके, कॉमन आयन हमारा अगर छोटू होगा, छोटू पैक, ओके, जैसे कि छोटे कॉमन आयन, जैसे कि देखो हाइड्रोक्साइड हम लोग ने देखा छोटा कॉमन आयन है। ओके, तो इसीलिए फिर उसका साइज और हमारे कटायन का साइज जो है वो कंपेरेबल थे। ओके, तो ये स्मॉल वाला केस जो है वो कंपेरेबल है, कंपेरेबल वाला केस है। ओके, कटायन और आयन का साइजेस कंपेरेबल है, वो वाला केस चल रहा है। ओके, तो और छोटे छोटे आयंस की बात, एग्जांपल आप याद रख सकते हो दिमाग में, जैसे कि फ्लोराइड है, ऑक्साइड वाला आयन है, या फिर कटायंस में देखो लिथियम वाला आयन है, सोडियम वाला आयन है, ये भी छोटे छोटे आयंस है। करेक्ट। इन सारे केस में देखो कंपेरेबल है कटायन और आयन का साइज। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, अब हम लोग डिटेल में घुसेंगे नहीं। कंपेरेबल है तो क्या था, सोल्यूबिलिटी क्या हो रही थी, कंपेरेबल थे तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। करेक्ट। तो बस
कंपेरेबल है तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। दिमाग में बस इतना ही चिपका लेना है। ओके, अब जब साइजेस आयन, अगर कॉमन आयन जो हम लोग बात कर रहे हैं वो अगर लार्ज होगा तो भाई इसका मतलब कंपेरेबल नहीं है कटायन और आनायन के साइजेस। करेक्ट, काफी ज्यादा बड़ा साइज है ओके कॉमन आयन का, तो नॉन कंपेरेबल वाला केस बन गया ये। ओके, काफी ज्यादा बड़ा साइज है किसी मतलब पर्टिकुलर कॉमन आयन का, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कार्बोनेट वाला केस। ओके, जस्ट इससे पहले वाला। तो नॉन कंपेरेबल वाले केस में क्या हो रहा था, सोल्युबिलिटी क्या हो रही थी, घट रही थी। अभी अभी देखा हम लोगों ने। अब कौन से लार्ज आयंस अगर कॉमन आयन होंगे तो नॉन कंपेरेबल वाला केस है, बस याद रख लो। कार्बोनेट है, सल्फेट है। अब देखो ये वाले आयंस दिख रहा है आपको, सीशियम, रुबिडियम, हमको पता है नीचे जाता है ना लिथियम सोडियम, उसके बाद नीचे जाते पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, तो साइज क्या होता है, बढ़ते बढ़ते जाता है। तो इसीलिए सीशियम रुबिडियम भी हम लोग ने लार्ज आयंस में हम लोग के आ गए वो। ओके, क्योंकि इनके साइजेस बड़े बड़े होते हैं, हमको पता है डाउन द ग्रुप साइजेस इंक्रीज होती है ग्रुप 1 एलिमेंट्स में, आयनिक साइजेस भी इंक्रीज होती है, एटॉमिक साइजेस भी इंक्रीज होती है। और वैसे देखो ब्रोमाइड आयोडाइड भी देखो, जैसे कि फ्लोराइड चलो ठीक है साइज उसका छोटू होता है, पर ब्रोमाइड आयोडाइड का साइज अच्छा खासा बड़ा होता है, क्योंकि वो भी डाउन द ग्रुप, उनमें भी सेम ही लॉजिक है, डाउन द ग्रुप साइजेस इंक्रीज होती है ओके आयंस की। तो बस बात खत्म हो गई, हमको पता चल गया कौन से हमको याद रखने, खत्म। अब देखो कुछ क्वेश्चंस है, मतलब कुछ सिंपल मैंने कंपाउंड्स लिए हैं, यही वाला एग्जांपल आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, मतलब समझने के लिए ओके, कि भाई कैसे हम लोग अब अप्लाई करें जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है। क्लियर? तो ऐसे कई सारे चीजों में आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अब सारी चीजें तो मैं यहाँ पर नहीं लेके आ सकता इस वीडियो में, क्योंकि बहुत फिर लंबा हो जाएगा वो ओके। और फिर वो मतलब बात ये है ना कि आप खुद समझ सकते हो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो पार्ट है अपने इस ब्लॉक का, उसमें कई सारे जगह पर आपको सोल्यूबिलिटी का कंपैरिजन किया गया होगा, वो आपको समझ में आने लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिए ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि थोड़ा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन टाइप तो और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो अब ये सारे कंपाउंड्स दिए हैं हमें ओके। अब इनमें बेरिलियम से लेके बेरियम तक, सपोज हमको पूछा गया है कि बेरिलियम से लेके बेरियम तक जो सल्फेट्स है इनमें सोल्यूबिलिटी का क्या हाल होता है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, कैसे पता लगाएंगे, पता है हमको। पहले तो अनायन देख लिया हम लोग ने, चलो कॉमन अनायन है तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, खत्म। और मोस्टली कॉमन अनायन वाला ही, मतलब कॉमन अनायन वाले ही आपको मिलेंगे ओके, जहाँ मतलब कॉमन अनायन वाले ही चीजें आपको मिलेंगी टेक्स्ट बुक में। तो कॉमन अनायन है, बात खत्म। अब क्या है देखो, देखना क्या है कि अनायन का साइज ओके और कटायन का साइजेस कंपेरेबल है कि नॉन कंपेरेबल है। तो देखो लार्ज अनायन है सल्फेट राइट, तो नॉन कंपेरेबल है, नॉन कंपेरेबल है, दिमाग में क्लिक होना चाहिए, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होता है, खत्म। करेक्ट, कब, जब हमारा कटायन का साइज इंक्रीज होता है, तो ये चीज दिमाग में चिपकानी है। ये हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होता है जब हमारा कटायन का साइज इंक्रीज होता है। यहां पर भी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होता है जब हमारा कटायन का साइज इंक्रीज होता है। तो कटायन का साइज इंक्रीज किस ऑर्डर में हो रहा है देखते हैं हम लोग। तो देखो बेरिलियम से लेकर बेरियम तक कटायन का साइज इंक्रीज होता है, कटायन का साइज इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। करेक्ट, तो सोल्यूबिलिटी कम 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 कम। करेक्ट, परफेक्ट, बात समझ में आ गई। क्योंकि देखो कटायन की साइज इंक्रीज होती है, इसीलिए तो देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, कटायन की साइज इंक्रीज हो रही है, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही थी राइट। वही वाला लॉजिक जो हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले देखा ओके। और लैटिस एंथैल्पी कांस्टेंट रह रही थी, तो नेट एनर्जी जो लग रही है वो ज्यादा लग रही है, ईज कम हो रहा है, सोल्यूबिलिटी घट रही है ओके। वैसे ही अब इसमें देखो सीशियम है, देखो कॉमन हमारा आयन, और सीशियम तो कटायन है राइट, सीशियम। तो अब देखना क्या है कि लार्ज में है या स्मॉल वाले में है। लार्ज वाले में है तो नॉन कंपेरेबल है, नॉन कंपेरेबल है तो इसका मतलब क्या होगा, जो कटायन की साइजेस बढ़ेगी तब सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। अब यहां पर दिख रहा है आपको, ये तो अनायन की साइजेस दिए हुए हैं ओके। तो कटायन का साइज या फिर अनायन का साइज, हम लोग ने यही तो पढ़ा है। करेक्ट, डिपेंड किस पे करता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी या फिर लैटिस एंथैल्पी, कटायन या फिर अनायन के साइजेस पर। अब यहां पर अब कटायन अगर कॉमन आयन हो गया है तो हम लोग वही चीज अनायन को लगाएंगे ओके, सेम कॉन्सेप्ट अनायन के केस में लगाएंगे। अब हम लोग क्या समझेंगे कि भाई जब अनायन का साइजेस बढ़ रहा है ओके, तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, सेम लॉजिक है उसका भी ओके। तो अनायन का साइजेस बढ़ रहा है तो देखेंगे हम लोग सिर्फ, अब देखो कटायन तो सेम है ठीक है, कटायन लार्ज वाला है ओके, तो इसका मतलब कटायन और अनायन नॉन कंपेरेबल है एक दूसरे से, उनके साइजेस ओके। तो नॉन कंपेरेबल है तो अब यहां पर कटायन सेम था, चलो ठीक है, अब अनायन अलग अलग है तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा अब, सिंपल। तो अनायन का साइज जब इंक्रीज होगा, जैसे कटायन का साइज इंक्रीज हो रहा था, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही थी, अब अनायन का साइज जिस ऑर्डर में इंक्रीज होगा सोल्यूबिलिटी उसी ऑर्डर में घटेगी। तो अनायन का साइज देखो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट, इंक्रीज हो रहा है तो सोल्यूबिलिटी उसी ऑर्डर में घटेगी, तो सोल्यूबिलिटी घटेगी, कम
कम कम, खत्म। ओके, क्लियर हो गई बात। तो कितना इजी वे में हम लोग ने इनके ऑर्डर्स को देखा। तो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में भी कि भाई आपको कंपाउंड्स दिए होंगे, एक ऑर्डर दिया होगा, बोलेंगे विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सोल्युबिलिटी ऑफ दिस फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके, तो उसमें आपको ये सारे रूल्स और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल में आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा यूज आएंगे। ओके, चलो, तो अब सोल्युबिलिटी वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो आप वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। अब थर्मल स्टेबिलिटी वाली बात देखते हैं। ओके, तो वो अब एकदम मज़ेदार चीज़ है। अब इसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग वाला जो फजान्स रूल वाला जो पार्ट है वो पता होना चाहिए अच्छे से। ओके, तो आई होप, मुझे पता है आपने वो पढ़ा ही होगा। ओके, और वैसे भी हम लोग ने कॉन्सेप्ट डाउन वीडियो में भी हम लोग ने उसको एक बार अच्छे से पढ़ा था। तो अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप उसको देख भी सकते हो जाके, या फिर आप खुद से भी एक बार पढ़ सकते हो फजान्स रूल वाला पार्ट, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ हमको यहाँ पर यूज़ करनी है, पोलराइजिंग पावर वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर बताऊंगा ये वैसे भी। ओके, चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करके थोड़ा डिटेल में। ओके, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो एनसीईआरटी में इतने अच्छे से एक्सप्लेन की नहीं गई है, तो आपको एक बार आइडिया आ जाएगी कि भाई थर्मल स्टेबिलिटी को कैसे समझे हम लोग। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर्स को कैसे समझे जो हमको टेक्स्ट बुक में दी गई है कंपाउंड्स के बारे में। ओके, भले वो ग्रुप 1 के कंपाउंड्स हो या फिर ग्रुप 2 के कंपाउंड्स हो, फिर वो कंपाउंड सल्फेट्स हो या फिर कार्बोनेट्स हो। ओके, समझ सकते हो आप उनको। तो सिंपली हम लोग अब देखो सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, ओके, इनके बारे में ही बातें चलेंगी हमारे एनसीईआरटी में। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी हम लोग, या फिर हाइड्रोक्साइड्स, ओके, मैक्स टू मैक्स। तो इसीलिए हम लोग भी उन्हीं कंपाउंड के थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में सीखेंगे जो जिन कंपाउंड्स में पॉलीएटॉमिक अनायंस है, जैसे कि कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड्स पॉलीएटॉमिक अनायंस है। ओके, तो कंपाउंड्स हैविंग पॉलीएटॉमिक अनायंस। अब इसमें देखो ऐसे कंपाउंड जिनमें पॉलीएटॉमिक अनायंस है उनकी बात कर रहे हैं, तो कौन से पॉलीएटॉमिक अनायंस वाली हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं। भाई कार्बोनेट है, सल्फेट है, हाइड्रोक्साइड है, यही मैंने बोला मैक्स टू मैक्स, इधर तक अपना रेंज जाएगा एनसीईआरटी में। तो अब इनके केसेस में ऐसे कंपाउंड्स, ओके, जिनमें ये पॉलीएटॉमिक अनायंस है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी को कैसे समझे। तो मैंने कार्बोनेट वाला एग्जांपल लिया है समझने के लिए। ओके, तो मैं ग्रुप 2 वाला जो एक ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ M लिख दिया है और CO3 लिख दिया है। उनका जनरल फॉर्मूला होगा MgCO3, राइट, CaCO3, क्योंकि 2+ है, यहाँ पर भी 2- है, तो उनको कोई एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पर इनका फॉर्मूला सिंपली MgCO3 CaCO3 ऐसे बनेगा, MCO3 फॉर्म में बनेगा। तो अगर मैं आप CaCO3 की बात करूँ, अब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूँ, ओके, और थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या कि भाई हम लोग जब हीट करेंगे तो वो हीट करने पर कितने ज्यादा डटे रह रहे हैं, कितने ज्यादा स्टेबल रह रहे हैं। ओके, तो अब हीट करने पर अगर ये डटे रह गए ऐसी के ऐसी, तो कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट ही बनके ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट ही रहेगा वो। पर अगर वो डटा नहीं, ओके, हीट के सामने उसने हार मान ली, तो फिर वो टूट जाएगा। अब टूटेगा कैसे? ओके, तो हम लोग जब हीट करते हैं तो भाई साहब ये टूटते हैं। यस, वो इतने ज्यादा डटे नहीं रहते, पर हाँ, अब इनकी तो टूटने वाली जो ताकत है, भाई किसकी ताकत ज्यादा है, कौन ज्यादा डटे रहता है। ओके, इन ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स के केस में, बेरिलियम से लेके बेरियम तक, ओके, कार्बोनेट्स वाले जो कंपाउंड है उनमें, वो हम लोग अब समझ सकते हैं। ओके, तो पहले एक बार समझ लेते कि भाई टूटते कैसे सिंपली। तो ये टूटते कैसे सिंपली, हमारे जो ग्रुप 2 वाले कार्बोनेट्स है ये ऐसे मेटल ऑक्साइड में टूटेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएंगे। ओके, तो अब इसको समझने के लिए ना मैं आपको थोड़ा सा एक ये इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ। ये देखो कार्बोनेट वाला अपना जो आयन है, ओके, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O-, यहाँ पर O-, ओके, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, तो ये CO3 2- बन गया अपना। ओके, और हमारा यहाँ पर बेचारा मस्त M2+ पड़ा हुआ है। ओके, M2+, ये MCO3 बना रहा है पूरा का पूरा। तो ऐसा ये अनायन, या ऐसा ये कटायन है, ऐसा ये अनायन है। अनायन का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, कटायन का साइज तो छोटू है उसके सामने। ओके, अब होगा क्या, हम लोग ने क्या पढ़ा है फजान्स रूल में कि स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, ओके, स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, जितना छोटा उतना अच्छा है, और लार्जर द साइज ऑफ द अनायन। ओके, ओके, तो छोटू कटायन और बड़े से बड़ा अनायन होगा तो क्या होगा, ये छोटू कटायन जो है हमारा, ये मस्त पोलराइज कर पाएगा। ओके, इसकी पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा बढ़िया होगी, तो ये अच्छा खासा पोलराइज करेगा मस्त एकदम नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर इस तरफ लेके आएगा, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ पर बढ़ाएगा दो कटायंस के बीच में। और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़े बीच में, अगर इनका अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई बीच में, दोनों के बीच में, तो क्या हो गया, ये तो ये शेयरिंग हो रही है। तो शेयरिंग हो रही है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बनना शुरू हो गया। ओके, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बन जाएगा। ओके, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस होने लगेगा। ओके,
तो जब ऐसी सिचुएशन हो, जब कटायन छोटा से छोटा हो, अनायन बड़ा से बड़ा हो, ओके, फर्जन्स का पहला ही रूल है वो, ओके, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, ज्यादा होता है, ओके, या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा खासा होता है। क्लियर? मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना ज्यादा बड़ा अनायन, जितना छोटा कटायन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि ज्यादा पोलराइजेशन होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में ज्यादा आएगी। सिंपल सी चीज थी, रिवाइज कर लिया हम लोगों ने फटाक से। तो अब ये वाली ही कॉन्सेप्ट को हमको अप्लाई करना है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर हमारे जो M2+ वाले जो आयन्स है वो कुछ ज्यादा बड़े नहीं है, ओके, छोटे ही है वो भी एज कंपेयर टू कार्बोनेट वाले, ओके। तो ऐसे ही कुछ सिनारियो बन रहा है। अब ये क्या होगा, अच्छा खासा हमारा M2+ वाला आयन पोलराइज करेगा एकदम तगड़ा, ओके, खींच के एकदम। तो हम लोग जब हीट करेंगे, ओके, तो क्या होगा, इनमें पहले से खिंचाव है अच्छा खासा, ओके, ये कटायन अच्छा खासा खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बीच में लेके आया है, और ऊपर से हम लोग उसको अब हीट भी कर रहे हैं। तो होगा क्या भाई, कार्बोनेट बोलेगा मैं थक गया हूं, ओके, इस नेगेटिव चार्ज को इतना ज्यादा अब इधर आ गया है, अब ये नेगेटिव चार्ज के बाद मैं थक गया हूं भाई, इस नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने के लिए मैं ये सोच रहा हूं कि भाई ये जो ऑक्सीजन है ना भाई, तू लेके जा दोनों भी नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ का ये नेगेटिव चार्ज भी ऐसे आएगा। मैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रहा हूँ कि ऐसे कुछ कार्बोनेट बोलता है, ऐसे में बना रहा हूँ स्टोरी, ताकि आपको याद रहे ये चीज, ओके, और इंटरेस्टिंग भी हो जाए थोड़ी, और मजा भी आ जाए आपको। तो ऐसा होता ही है, ओके, मतलब कार्बोनेट जो है CO3 अपना ऑक्सीजन छोड़ ही देगा अब, ओके, अब छोड़ देगा दोनों माइनस आयन, दोनों माइनस चार्जेस के साथ छोड़ देगा, एक ऑक्सीजन को बोलेगा टाटा बाय बाय, चल निकल जा तू। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा सिर्फ, ओके, और यहां से नेगेटिव चार्ज तो निकल गया, ओके। तो देखो नेगेटिव चार्ज निकल गया, दो नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गए, ओके, हाँ, नेगेटिव चार्ज आते आते इसने इससे नाता तोड़ दिया उसका, बोला चल बाय बाय टाटा, तुम मुझे छोड़ दो, ओके। तो अब यहां पर देखो दो नेगेटिव चार्जेस, ओके, हाँ, इसको भी इरेज कर देता हूं गोल को। अब ये दो पॉजिटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज वाला क्या बनेगा, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ, अच्छा दिखने के लिए, थोड़ा ठीक लगने के लिए। यहाँ पर दो नेगेटिव चार्ज वाला, तो M2+ और O2- क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा। देखो मेटल का ऑक्साइड ये बन गया, यहाँ पर दिख रहा है मेटल का ऑक्साइड, ओके, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। आगे स्टोरी समझ में आपको, तो कैसे कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर, ओके, जितना ज्यादा तगड़ा हमारा कटायन खींचेगा नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ, और हम लोग थोड़ा सा भी हीट कर दें तो भाई कार्बोनेट हार मान लेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा भी हीट करने पर क्या जरूरी है, सबसे पहले पोलराइजेशन तगड़ी होनी चाहिए। पोलराइजेशन तगड़ी कब होगी, जब पोलराइजिंग पावर कटायन की तगड़ी होगी, ओके। पोलराइजेशन तगड़ी कब होती है, दो फैक्टर्स है उसमें, ओके। एक तो कटायन का पोलराइजेशन पावर तगड़ा होना चाहिए, या फिर अनायन की पोलराइजेबिलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, ओके। तो देखो कटायन का पोलराइजेशन पावर तगड़ा कब होता है, जब कटायन का साइज छोटा होता है और उसके ऊपर चार्ज अच्छा खासा होता है, ओके। और अनायन की पोलराइजेबिलिटी अच्छी खासी कब होगी, जब अनायन का साइज, ओके, बड़ा होगा, तो पोलराइजेबिलिटी अच्छी होगी। अब पोलराइजेबिलिटी की बात छोड़ दो, पोलराइजेशन पावर पर ध्यान दो, क्योंकि यहां पर हमेशा हमें क्या मिलेगा, देखो हमारा अनायन तो सेम ही रहने वाला है, ओके। कार्बोनेट्स की बात चलेगी तो सारे ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स, तो अनायन सेम है, ओके। सल्फेट्स की बात चलेगी तो सारे ग्रुप 2 के सल्फेट्स, या फिर ग्रुप 1 के सल्फेट्स, तो वही बात होगी, ओके। या फिर अगर हम लोग के हाइड्रोक्साइड्स की बात चल रही है तो सारे ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स, तो हाइड्रोक्साइड तो सेम है, तो अनायन तो सेम है, तो अनायन की बात छोड़ दो, अब कटायन पर ही फोकस करेंगे। तो कटायन पर फोकस करेंगे मतलब पोलराइजिंग पावर पर हम लोग फोकस करेंगे, कि यहीं पर हमारा खेल बनेगा। तो पोलराइजिंग पावर मतलब क्या, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं, ओके, CD बोल देता हूं मैं, ओके, चार्ज डेंसिटी। अब ये कैसे होगी, डेंसिटी हमको पता है क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, राइट। तो चार्ज की डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ऐसे समझ लो। तो चार्ज ऑफ कटायन अपॉन वॉल्यूम ऑफ कटायन, तो वॉल्यूम ऑफ कटायन को मैं साइज लिख दूं, करेक्ट, वॉल्यूम ऑफ कटायन मतलब साइज ही है कटायन का, सिंपली। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं आपके लिए चीजों को समझने के लिए, ओके, क्योंकि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको थोड़ा सा आसानी से आपको समझ में आ जाए, उनकी लाइनों में, एनसीईआरटी की लाइनों में जो समझाया है या फिर दिया है वो आपको समझ में आ जाए। तो देखो साइज कर दिया मैंने वॉल्यूम को, तो पोलराइजिंग पावर जो होती है कटायन की वो होती है चार्ज डेंसिटी ही, दोनों को भी एक ही नाम है, ऐसे समझ लो। पोलराइजिंग पावर मतलब चार्ज डेंसिटी होती है कटायन की, ओके। अब कटायन की चार्ज डेंसिटी मतलब कटायन का चार्ज अपॉन कटायन का वॉल्यूम या फिर साइज। तो अब यहां पर आप देखोगे होगा क्या, आपका कटायन अलग अलग होगा, ओके, पर कटायन के ऊपर का चार्ज तो सेम ही होगा, क्योंकि अगर ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात चल रही है तो कटायन के ऊपर चार्ज +1 ही है। ग्रुप 2 एलिमेंट की बात चल रही है तो सारे कटायन जो होंगे बेरिलियम से लेकर बेरियम तक उनके ऊपर चार्ज +2 ही है, ओके।
साइजेस में गपलप होगी, गड़बड़ होगी। ओके, तो वो भी हम लोग चीज देखेंगे। तो अब हमने पढ़ा क्या था कि देखो थर्मल स्टेबिलिटी जो है, ओके, पोलराइजेशन तगड़ा हो रहा है, ओके, पोलराइजेशन तगड़ा हो रहा है, तो थोड़ा सा भी हीट करने पर हमारा कंपाउंड टूट रहा है। ओके, तो इसका मतलब वो थर्मली स्टेबल नहीं है, करेक्ट। तो पोलराइजेशन तगड़ा हो रहा है, तो थोड़ा सा भी हीट करने पर कंपाउंड टूट रहा है, तो थर्मली कम स्टेबल है। तो पोलराइजेशन ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम। पोलराइजेशन ज्यादा कब होती है? जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तब। कटायंस की बात चल रही है ना हमारी, इसलिए। ओके, अनायंस हम लोग ने, मैंने बताया क्यों कंसिडर नहीं करेंगे ज्यादा। अब पोलराइजिंग पावर मतलब क्या? चार्ज डेंसिटी ही है। ओके, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई चार्ज अपॉन साइज ऑफ द कटायन। ओके, ये जो रेशियो है, ओके, ये चार्ज डेंसिटी वाला रेशियो है, ये अगर ज्यादा, ओके, तो भाई हमारी ये पूरा का पूरा रेशियो ज्यादा, तो पोलराइजिंग पावर मतलब यही चीज है, राइट। तो इसका मतलब अपना थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। तो पोलराइजिंग पावर को मैंने बीच में से हटा दिया। ओके, अब हम लोग डायरेक्टली रिलेशन देखेंगे, ये चार्ज ऑफ कटायन अपॉन साइज ऑफ कटायन, ओके, इसका डायरेक्टली विथ थर्मल स्टेबिलिटी के साथ। ओके, और इसी को हम लोग यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। देखना आप, अब ये चीज आपको बस याद रखनी, दिमाग में चिपका के रखनी। और ये सब कब हो रहा है? जब हमारा पॉलीएटॉमिक अनायन सेम ही है। वो तो भाई अंडरस्टैंडेबल है। ओके, अनायन की बात सेम ही है, इसीलिए तो मैंने सिर्फ कटायन के पोलराइजिंग पावर पर पोलराइजेशन को मैंने मतलब रिलेट किया। देखो, पोलराइजेशन को मैंने रिलेट किया पोलराइजिंग पावर पर कटायन के सिर्फ, क्योंकि अनायन तो सेम ही है, मैंने पहले बताया। ओके, अब पोलराइजिंग पावर को मैंने रिलेट किया उसके, मतलब पोलराइजिंग पावर होती है चार्ज डेंसिटी, तो उससे रिलेट किया मैंने। किससे? चार्ज डेंसिटी से। जो चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज ऑफ कटायन अपॉन साइज ऑफ कटायन। अब यहां पर देखना, अनायन तो सेम है, सेम है, सेम है, तो ये हमको कंपाउंड्स दिए हुए हैं। सपोज हम लोगों ने क्या पढ़ा? चार्ज डेंसिटी जब बढ़ेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। ये रिलेशन आपको दिमाग में चिपका के रखना है। ओके, चार्ज डेंसिटी या फिर पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन बढ़ेगी, ओके, तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, कम होगी। ओके, इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा। क्लियर? चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ओके, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। बस अब हम लोग यहां पर देखेंगे, देखो ये अनायंस तो है, पॉलीएटॉमिक अनायंस सेम ही है। अब अलग अलग क्या है? देखो चार्जेस भी सेम ही है कटायंस के ऊपर, 2+2+2+2+2+2+, सबके ऊपर 2+ ही है। ओके, तो चार्ज डेंसिटी में भी अब देखो, चार्ज डेंसिटी को मैं ऐसे लिख देता हूं, चार्ज अपॉन साइज। ओके, या फिर यहां पर चेंजेस नहीं करता मैं, यहां पर ऐसे रहने दो, हम लोग यहां पर थोड़ा चेंजेस करेंगे, दूसरी जगह पर मैं दिखा देता हूं थोड़ा ठीक से लिख के। ओके, तो चार्ज डेंसिटी क्या है हमारी? ओके, चार्ज अपॉन साइज। तो चार्ज तो अब सारे केस में सेम हो गया, तो अब चार्ज डेंसिटी चार्ज पर डिपेंड करेगी क्या? नहीं भाई, नहीं डिपेंड कर सकती। चार्ज सेम ही है तो चार्ज डेंसिटी के ऊपर, मतलब चार्ज पर अब चार्ज डेंसिटी नहीं डिपेंड होगी। ओके, अब साइज पर डिपेंड होगी, क्योंकि साइज अलग अलग है। ओके, साइज वेरी हो रहा है। अब हमको पता है बेरिलियम से लेकर बेरियम तक आएंगे तब साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। तो साइज जब इंक्रीज होगी तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? घटेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना साइज और चार्ज डेंसिटी, दिख रहा है ना आपको, इज इक्वल्स टू 1/साइज ही है। ओके, तो साइज बढ़ रहा है ऐसे बेरिलियम से लेकर बेरियम तक, तो चार्ज डेंसिटी घट रही है। अगर चार्ज डेंसिटी घटेगी, ओके, घटेगी, ओके, तो देखो जब बढ़ेगी तब थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, राइट। अब चार्ज डेंसिटी घटेगी, ओके, उल्टा हो रहा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी उल्टा होगा, बढ़ेगी, करेक्ट। तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी इस ऑर्डर में, तो बढ़ेगी मतलब बढ़ेगी, 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 खत्म। ओके, तो यही वाला ऐसा ही फिनोमेनन, मतलब ऐसे ही चीज आपको रिलेट करोगे आप कार्बोनेट्स के केस में भी आपको आंसर मिल जाएगा। हाइड्रोक्साइड के केस में भी रिलेट करोगे तो भी आपको थर्मल स्टेबिलिटी, भाई हाइड्रोक्साइड्स की कैसी वेरी होती है वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों हम लोग ने अब जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक देखे तो उनसे आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कंपाउंड्स की वो समझ पाओगे। ओके, आसानी होगी आपको समझने में। तो अब एनोमलस बिहेवियर पर आते हैं। तो लिथियम का भाई एनोमलस बिहेवियर क्यों है, बाकी के ग्रुप के एलिमेंट्स से लिथियम डिफर क्यों करता है, तो इसके कुछ सिंपल से रीजन है, वही हम लोग देखेंगे फटाफट एकदम। ओके, तो क्यों करता है भाई एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ इट्स एटम एंड आयन। ओके, बहुत छोटा साइज है इसका। अब होगा क्या, देखो बहुत छोटा साइज है ना, तो देखो अभी हम लोगों ने चार्ज डेंसिटी के बारे में देखा था, करेक्ट। तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है भाई साहब? चार्ज अपॉन साइज। तो साइज एक्सेप्शनली छोटू है, छोटू सा साइज है। ओके, एकदम 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 छोटू साइज है, राइट। और चार्ज तो इसके पास भी ऊपर क्या है? +1 का चार्ज है। ओके, तो +1 का चार्ज है, +1। तो बाकी के जो हमारे
ग्रुप 1 एलिमेंट्स है, ओके, इनके ऊपर भी +1 का ही चार्ज है, पर इनकी साइजेस इतनी छोटी नहीं है जितनी लिथियम की है, ओके, इनकी साइजेस काफी अच्छी खासी है। तो यहां पर देखो साइज भी छोटू सा है, एकदम छोटू सा, चार्ज भी अच्छा खासा है भाई, ओके। तो क्या होगा, देखो साइज एकदम कम, तो चार्ज डेंसिटी कैसी होगी, अच्छी खासी होगी, राइट। और यहाँ पर चार्ज भी अच्छा खासा है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, अच्छी खासी होगी। तो इसीलिए नेट जो इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि छोटे साइज में चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, छोटू से साइज पर बहुत अच्छा खासा चार्ज एक्यूमुलेट हो पा रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज जो है वो डेंसली पैक्ड है यहाँ पर, राइट। और फिर चार्ज डेंस है यहाँ पर, तो चार्ज डेंस है मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, राइट, सिंपल। तो इसीलिए देखो हाई पोलराइजिंग पावर मतलब हाई चार्ज डेंसिटी, पोलराइजिंग पावर मतलब चार्ज डेंसिटी होती है, तो हाई चार्ज डेंसिटी, राइट। चार्ज टू रेडियस रेशियो, देखो चार्ज टू रेडियस रेशियो, साइज को मैंने रेडियस मतलब देखो साइज मतलब रेडियस ही हो गया, राइट। रेडियस से हमको साइज समझ में आएगी, क्लियर, एटम की, सिंपल। तो अब इसके वजह से होगा क्या, देखो पोलराइजिंग पावर एकदम पीपी एकदम मस्त होगा, पोलराइजिंग पावर अच्छा खासा होगा, अच्छा खासा। तो ये जो लिथियम का आयन है हमारा Li+ वाला, ओके, ये एकदम तगड़ा पोलराइज करेगा, ओके। जो भी अनायन मिला उसको तगड़ा पोलराइजेशन शुरू किया उसने, उसके साथ पोलराइजेशन शुरू करने पर क्या होगा, बीच में वो हमेशा चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा खासा डेवलप करेगा, ओके। तो इसीलिए देखो एज अ रिजल्ट देयर इज इंक्रीज्ड कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ लिथियम कंपाउंड्स, अच्छा खासा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप करेगा इसीलिए, ओके, इंक्रीज कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ लिथियम कंपाउंड्स। और जो रिस्पॉन्सिबल, देखो कोवेलेंट कैरेक्टर है तो हमको पता है, देखो आयनिक कंपाउंड्स बेसिक सी चीज है, डिसॉल्व होते हैं इन पोलर सॉल्वेंट्स, राइट। कोवेलेंट कंपाउंड बेसिक सी चीज है, डिसॉल्व होते हैं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो इसीलिए क्योंकि इनमें अच्छा खासा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है, इसीलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो नॉन पोलर होते हैं, ओके, मोस्टली, तो इसीलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो पाते हैं, ओके, डिसॉल्व हो पाते हैं, ओके, आर रिस्पॉन्सिबल, ओके, विच इज द इंक्रीज कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ लिथियम कंपाउंड्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सोल्यूबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ओके, क्लियर, सिंपल सी बात, ओके। तो जो डिफरेंसेस है वो क्यों हो रही थी, यही थोड़ी सी मेजर पार्ट थी समझने के लिए, वो मैंने आपको समझा दी। बाकी की चीजें तो डिफरेंसेस आपको मतलब लिखी हुई है एनसीईआरटी में सिंपल से वर्ड्स में। डायगोनल रिलेशनशिप अब क्यों है, ओके, लिथियम और मैग्नीशियम, डायगोनल रिलेशनशिप मतलब सिमिलर क्यों है प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से, ओके, लिथियम और मैग्नीशियम। तो जो सिमिलरिटी है बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम वो क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइजेस, ओके। तो अब आप देखोगे, अगर साइज की बात कर रहा हूं मैं, तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस, ओके, लिथियम का एटॉमिक रेडियस देखो और मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस देखो 152 पिकोमीटर है लिथियम का, मैग्नीशियम का है 160 पिकोमीटर, कितना पास है, राइट। वैसे ही आयनिक रेडियस देखो, ओके, लिथियम का 76 पिकोमीटर है, मैग्नीशियम 2+ आयन का 72 पिकोमीटर है, बहुत पास में। अब ये इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं क्या, देखो लिथियम और मैग्नीशियम के साइजेस इतने पास कैसे आ पा रहे हैं, ओके। तो ये देखो आप रिलेट कर सकते हो, देखो दिमाग लगाना है, ऐसी चीजों को रिलेट करना है, ताकि देखो नीट में कभी घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, ओके। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग अगर रिलेट करेंगे तो हम लोग की कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, राइट। तो देखो लिथियम, ओके, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे हमारा ग्रुप 1 का जो है सिलसिला, ओके। वैसे ही यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, राइट, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ऐसे है, ओके। और फिर लिथियम के बाद बेरिलियम के बाद फिर बीच में बड़ा गैप है, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे कुछ है। अब समझने वाली बात यह है कि हमको पता है कि अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, साइज कम होता है, साइज इज डिक्रीजिंग, करेक्ट। सो लिथियम से हम लोग बेरिलियम तक जाएंगे तो साइज कम होगा, राइट। यहां से आ जाएंगे, साइज हो गया कम, ओके। अब हमको क्या पता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, ओके। जो हमारे एल्कली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल्स की बात चल रही है उनके बारे में बोल रहा हूं मैं, ओके। यहाँ पर ऐसे भी हमको पता है कि पीरियड नंबर 2 में, ओके, साइज डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, तो मैंने ये लगा दिया, ओके। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो इससे मुझे पता चलेगा कि भाई लिथियम से बेरिलियम तक जाएंगे तो साइज कम हो रहा है, सिंपल। मुझे पता है कि भाई ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले जो हमारे एलिमेंट्स हैं, अभी इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि इनकी साइजेस क्या होती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, राइट। तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया मैंने। तो यहाँ पर साइज इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर भी साइज क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप जा रहा हो तो इंक्रीज हो रही है। तो देखो साइज क्या हो रही है, देखो लिथियम से बेरिलियम, ओके, साइज कम हो रही है। तो देखो लिथियम की साइज कितनी है, 152 पिकोमीटर। तो सपोज बेरिलियम तक आते आते वो कम हो जाएगी, सपोज मैं ऐसे मन का कोई नंबर ले रहा हूं, सपोज 140 पिकोमीटर हो गई, कम हो गई बस दिखाने के लिए। पर हमको पता है कि बेरिलियम से मैग्नीशियम तक जाएंगे तब साइज क्या होगी, बढ़ेगी, करेक्ट। तो 140 से फिर बढ़ेगी, और फिर ये 140 से बढ़ के कितनी हो जाती है, 160 हो जाती है, बढ़ गई ना, राइट। देखो 160 हो गई।
तो ये 140 वाला अप्रोक्सीमेट नंबर लिया मैंने, ओके। मुझे पता नहीं डायरेक्ट एग्जैक्ट साइज कितना है इसका, पर समझने के लिए, ओके। पर इंक्रीज हो रही है तो समझ में आ रहा है हमको, तो इंक्रीज मैंने कर दी तो 160 तक इंक्रीज हो जाती है। तो देखो इसीलिए साइज कम होगी और फिर बढ़ेगी, तो कम होती है और फिर बढ़ती है। तो इस सिलसिले में हो क्या रहा है कि साइजेस जो है, ओके, लिथियम के और मैग्नीशियम के एक दूसरे के आसपास ही आ रहे हैं, ओके, क्योंकि ये फिनोमेना हो रहा था, राइट। अक्रॉस द पीरियड कम हो रहा है साइज, डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, इसीलिए। आगे बस समझ में क्लियर हो गई बात? इंटरेस्टिंग थी ना? ओके। तो लिथियम और मैग्नीशियम में जो भी सिमिलरिटीज है वो काफ़ी सिंपल सी है, वो भी आपको समझ में आ जाएंगी। समझना तो वो वाला पार्ट था, थोड़ा अच्छे से इंटरेस्टिंग वाला पार्ट था, वो मैंने समझा दिया आपको। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, ओके। तो बेरिलियम का भी एनोमलस बिहेवियर क्यों है, अलग बिहेवियर क्यों है बाकी के सारे मेंबर से, ओके। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम इनसे अलग क्यों है? सिंपल उसी टाइप का रीजन है जैसे लिथियम का था। बेरिलियम का भी एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक और आयनिक साइज है, ओके। बेरिलियम हैज एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस, और इसी वजह से thus it does not compare well with other members of group, राइट। अब इसके स्मॉल साइजेस की वजह से क्या होगा? वही रीजन, चार्ज डेंसिटी वाला चीज पकड़ा दो, ओके। चार्ज तो अच्छा खासा है, ओके, चार्ज अच्छा खासा है तो चार्ज डेंसिटी भी अच्छी खासी होगी, राइट। Be2+ है, पर साइज कैसा है? एक्सेप्शनली स्मॉल है बाकी के लोगों से। तो साइज एक्सेप्शनली स्मॉल है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? साइज एकदम कम है, ओके। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो चार्ज डेंसिटी अच्छी खासी होगी, ओके। तो चार्ज डेंसिटी इस चक्कर में क्या हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है, ओके, अच्छी खासी हो रही है। तो क्या होगा? इसके भी कंपाउंड्स में कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा, सिंपल। देखो, बिकॉज ऑफ द हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको यहाँ पर, ओके। अब हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला चीज समझा देता हूँ। देखो, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है तो इसका मतलब हमारा जो बेरिलियम है, ओके, वो इतने खुशी से इलेक्ट्रॉन का दान नहीं करना चाह रहा है। और हमें पता है कि भाई आयनिक कंपाउंड्स में क्या गजब वाली चीज होती है। आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन का दान होता है, राइट, कटायन से, ओके। और फिर अनायन वही इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है, ओके। कोई भी अनायन पकड़ो, कोई भी, एक्स मैंने ले लिया, वो इसी इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, ओके। और फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। पर आयनिक कंपाउंड फॉर्म होने के लिए एक कंडीशन होती है ना, वही कंडीशन क्या है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कटायन की कम होनी चाहिए ताकि आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान हो, ओके। आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान होगा तो ही भाई दूसरा वाला पकड़ने को रेडी, मतलब पकड़ पाएगा ना इलेक्ट्रॉन को। अगर देने वाला ही देगा नहीं तो लेने वाला क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। पर यही कंडीशन जो होती है आयनिक कंपाउंड फॉर्म होने के लिए कि भाई कटायन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, वही उल्टी है यहाँ पर। यहाँ पर तो हमारा कटायन है पर उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। तो आयनिक कंपाउंड वाली जो कंडीशन है, ओके, वो एकदम रिवर्स हो रही है। तो आयनिक कंपाउंड इसलिए फॉर्म नहीं करते, तो इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ओके। तो आयनिक कंपाउंड तो नहीं फॉर्म कर पाते, तो इसलिए क्यों नहीं कर पाते? तो इसकी कंडीशन ही रिवर्स है। तो उल्टा ही समझना है हमको। आयनिक कंपाउंड नहीं फॉर्म कर पा रहे तो क्या फॉर्म करेंगे? कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे, सिंपल, ओके। तो बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड स्मॉल साइज, ओके, इट फॉर्म्स कंपाउंड्स व्हिच आर लार्जली कोवेलेंट, ओके, एंड गेट इजीली हाइड्रोलाइज। अब हमको पता है कि भाई कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ओके। पानी उनको तोड़ देता है, ओके। आयनिक कंपाउंड्स जैसे वो डिसॉल्व नहीं होते, क्लियर। हमारे आयनिक कंपाउंड्स पानी में डाल दोगे तो वो आयंस में सेपरेट हो जाएंगे, मस्त डिसॉल्व हो जाएंगे। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होंगे? हम लोग पानी के साथ उसका रिएक्शन, मतलब पानी क्या करेगा? उनको तोड़ ही देगा, ओके, तोड़ डालेगा, ओके, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। अब बेरिलियम जो है ये एग्जिबिट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4, ओके। मैक्स टू मैक्स 4 ही है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये वाली चीज मैंने क्यों ली है मालूम है? क्योंकि थोड़ा इस लेवल पर आपको शायद कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा मुश्किल जा सकता है, क्योंकि हम लोग ने अभी तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, ओके। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ ये वाली चीज, देखना, ओके। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेरिलियम की 4 ही मैक्सिमम है, ओके। और बाकी के जो ग्रुप वाले मेंबर्स है उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके, 6 तक भी जाती है, ओके। सो द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कैन हैव अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6। अब क्यों ये 6 तक जा सकते हो और क्यों ये बेचारा 4 तक ही जाएगा, ओके, ये चीज समझाता हूं मैं आपको। जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वो ले लो, मैं इरेज कर रहा हूं, ओके। तो अब देखो बेरिलियम जो है हमारा बेचारा, हमारा जब बेरिलियम सपोज जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात चल रही है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात चल रही है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? सिंपली आपको समझना है कि कोई भी हमारा सपोज मेटल है, ओके, वो मेटल एटम हो सकता है या फिर मेटल आयन हो सकता है, ओके। N+ मैंने दे दिया चार्ज उसको, तो वो हमारा कोई भी एक ऐसा ग्रुप हो सकता है, ओके, नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप हो सकता है, जैसे कि हैलाइड सपोज पकड़ लो, या फिर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल ही पकड़ लो या फिर अमोनिया ही पकड़ लो। तो
इनमें ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है या फिर हमारे जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस है, अनायंस है, ये क्या करते हैं मालूम है? ये जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये कुछ ट्रांसफर कर देते हैं हमारे मेटल एटम या फिर आयन को, ओके। और ये ट्रांसफर ऐसा होता है ना, देखना कि अब ट्रांसफर हो रहा है तो मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि भाई आयनिक बॉन्ड जैसा कुछ बन रहा है, करेक्ट। पर बाद में क्या होता है, ट्रांसफर होने के बाद मेटल और ये फिर जो हमारे अनायन है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, ओके। तो देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कैसे करेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे कि ऑक्सीजन, इसके पास भी देखो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, तो ये वाला दान होता है, ओके। तो इनमें होता क्या है कि अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो दान हो रहा है, बाद में फिर ये दोनों समझौता कर लेते हैं, ये मेटल एटम या फिर आयन या फिर ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर जो नेगेटिवली चार्ज आयंस है, वो समझौता कर लेते हैं कि भाई हम लोग इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर भी करेंगे, ओके। तो पहले ट्रांसफर हो गया, मतलब आयनिक कैरेक्टर कुछ आ गया, बाद में शेयरिंग भी हो रही है, ओके। तो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर जैसे भी कुछ चीज आ गई। अब यहाँ पर देखो शेयरिंग हो रही है, पर कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब अब आप बोलोगे कि फिर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं, क्योंकि शेयरिंग हो रही है जो इलेक्ट्रॉन की या फिर जो इलेक्ट्रॉन पेयर की, वो म्यूचुअली नहीं हो रही है, ओके। यहाँ पर एक ही किसी एटम से या फिर ग्रुप ऑफ एटम से आ रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन का पेयर पूरा का पूरा, ओके। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ए और बी है सपोज, ओके। तो ए और बी के बीच में ए एक इलेक्ट्रॉन देगा, बी एक इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और दोनों भी ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। यहाँ पर हो रहा है कि कोई एक ही ग्रुप ऑफ एटम या फिर एटम, ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और फिर बाद में वो शेयर हो रहा है, ओके। तो नॉन म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, इससे तो कुछ आ नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन, ओके, जो शेयर हो रहा है वो, ओके, सिर्फ इससे आ रहा है, तो इसीलिए नॉन म्यूचुअल। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे नॉन म्यूचुअल शेयरिंग से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आप सिंपली ये समझ लो कि भाई हमारा जो मेटल है, ओके, इस लेवल पर आप ये समझ लो कि हमारा जो मेटल एटम या फिर आयन है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ओके, शेयर कर रहा है, खत्म। तो अब बेरिलियम के केस में अब शेयर करने के लिए, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने के लिए वैलेंस शेल का ही इस्तेमाल किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके। तो अब बेरिलियम के केस में हमको पता है अगर बेरिलियम 2+ आयन भी बन जाए, ओके, Be2+ बन जाए, तो हमको पता है क्या होगा, देखो 1s2 होता है बेरिलियम का, ओके, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ओके। तो 1s2 2s2, अब उसमें से भी 2+ चार्ज आ गया, मतलब 2s2 में से भी इलेक्ट्रॉन चले गए, ओके। तो सिर्फ 1s2 ही कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका, तो इसका पूरा का पूरा 2s खाली है, ओके। अब इसका सेकेंड वाला है जो वैलेंस शेल है, तो ये देखो 2s तो पूरा का पूरा खाली है वैसे ही, ओके। और ये 2p, इसका वैलेंस शेल के p वाले ऑर्बिटल्स भी ये यूज कर लेता है, ओके। तो वैलेंस शेल में ये जो 4 ऑर्बिटल्स है यही ये यूज कर लेता है और इन 4 ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन का दान एक्सेप्ट कर लेता है, ओके, और फिर बाद में शेयरिंग कर लेता है, ओके। तो देखो 4 ऑर्बिटल्स में ऐसे ये 8 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स ही अकोमोडेट हो जाएंगे, ओके, राइट। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अकोमोडेट होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हो रहे हैं ना, नॉन म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, राइट। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक ही पहुंच पाता है इसका पहुंच, ओके, बेरिलियम का पहुंच। अब वही अगर हम लोग बात करें बाकी के ग्रुप के मेंबर्स की जिनकी 6 तक जाती है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्यों? बाय मेकिंग द यूज ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब देखो सेकेंड वाले शेल में 2s है और भैया 2p ही है, 2d कहाँ है, 2d नहीं होता है, करेक्ट। पर यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे बाकी के रिमेनिंग मेंबर्स की, सपोज मैं मैग्नीशियम की बात कर रहा हूँ, ओके। तो मैग्नीशियम हमको पता है Mg2+ जब होगा तब नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा ये, करेक्ट, ओके। तो इसका 3s तो बचा ही पड़ेगा ऐसी चुपचाप मस्त, 3p भी है बेचारे के पास, यस है, हमको पता है। और फिर थर्ड शेल में d वाला भी होता है, तो 3d भी है यहाँ पर कुछ, राइट, 5 ऑर्बिटल्स। तो अब ये जो हमारा मैग्नीशियम है ये मस्त फ्री है क्या करने के लिए, कि भाई मैं अब यहाँ पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता हूँ, इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये 4 तो मैं यूज कर सकता हूँ, और डी वाला जो है उसमें से भी मैं 2 यूज कर लूंगा, ऐसे भी कर लेता है ये, ओके। तो डी वाले भी यूज कर लेता है ये। तो देखो 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गए, और ये 5 6 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गए, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक पहुंच पा रहा है। क्यों पहुंच पा रहा है? क्योंकि इसके पास डी वाले हैं, ओके, डी वाले ऑर्बिटल्स इनके पास है, मैग्नीशियम के पास, क्योंकि थर्ड शेल के बाद ही डी वाले ऑर्बिटल्स आना शुरू हो जाते हैं, राइट। सेकंड शेल तक तो पी वाले तक ही रहता है। तो मैग्नीशियम के बाद अब हम लोग अगर नीचे जाएंगे कैल्शियम, तो वो तो 4th शेल वाला है, तो 4s है उसके पास, 4p है, 4d भी है, ऐसे ही 5s 5p 5d, 6s 6p 6d। तो सारे बेरिलियम के बाद जो भी है, ओके, हमारे एलिमेंट्स, उनके पास 2 से ज्यादा शेल्स है, करेक्ट। तो उनके पास ऑब्वियस सी रीजन है, हमको पता है 2 से ज्यादा शेल्स जब होते हैं तब उनमें डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा शेल वाले शेल में ही डी ऑर्बिटल्स होते हैं।
तीन मतलब थर्ड शेल में डी ऑर्बिटल होगा, फोर्थ में डी ऑर्बिटल होगा, फिफ्थ में डी ऑर्बिटल है, सिक्स्थ में भी डी ऑर्बिटल है, राइट। तो बाकी के सारे के पास डी ऑर्बिटल है, तो वो उसका इस्तेमाल करके अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स का जो दान होने की जो चल रही है ना गेम यहाँ पर, वो बढ़ा पा रहे हैं। ओके, तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा शेयर हो पा रहे हैं, तो फिर ज्यादा कोऑर्डिनेशन बन पा रहा है उनका। ओके, 6 तक पहुंच जा रहा है। क्लियर हो गई ये बात? ओके, तो इतना ज्यादा डिटेल में यहाँ पर मैं आपको समझा दिया, मतलब मैंने थोड़ा कम डिटेल में समझाया, सॉरी, ज्यादा नहीं डिटेल में समझाया। ओके, ये थोड़ा और अच्छे से और डिटेल में आप समझ पाओगे जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे, पर फिलहाल यहाँ तक तो ठीक है, ये वाली बात। क्लियर? तो अब हम लोग देखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में। ओके, डायगोनल रिलेशनशिप, अब ये तो सिंपल सी चीज हमको पता ही है, राइट। बेरिलियम मैग्नीशियम, ओके, जैसे हमारा लिथियम था तो लिथियम के डायगोनली प्लेस्ड है हमारा मैग्नीशियम, राइट। तो वैसे ही बेरिलियम के भी डायगोनली प्लेस्ड हमारा एल्यूमिनियम है, देखो बोरॉन फिर एल्यूमिनियम, राइट। थोड़ा दूर है पर भाई है, डायगोनली तो है। ओके, तो अब ये बेरिलियम और एल्यूमिनियम में रिजेम्बलेंस क्यों है? क्योंकि इन दोनों का, ओके, Be2+ और Al3+ इन आयंस का चार्ज टू रेडियस रेशियो सेम है। ओके, चार्ज टू रेडियस रेशियो, क्लियर, इज नियरली द सेम। अब इनकी जो रिजेम्बलेंस है, अब थोड़े से मैंने पॉइंट्स उठाए क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग से पॉइंट्स है, कुछ थोड़े रिलेटेबल भी पॉइंट्स है जो हम लोग ने बचपन में भी पढ़े हैं शायद। ओके, मोस्टली आपको अगर याद होंगे तो एक वाला ये वाला पॉइंट तो हम लोग ने थोड़ा पढ़ा है बचपन में। याद आ रहा है आपको कि हम लोग एल्यूमिनियम के कंटेनर्स यूज करते हैं टू ट्रांसपोर्ट एसिड्स। ओके, क्यों 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 क्यों? क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था कि देखो एल्यूमिनियम के कंटेनर के अंदर ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का एक लेयर होता है, ओके, और ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का जो लेयर है, ओके, ये प्रोटेक्ट करता है, ओके, ये एल्यूमिनियम को, ओके, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का लेयर है अंदर Al2O3, ओके ओके, तो एल्यूमिनियम एक्सपोज अगर हम लोग उसको एयर के साथ कर देंगे तो एल्यूमिना बन जाएगा, ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। और फिर ऐसे एल्यूमिनियम के कंटेनर में अंदर हम लोग एसिड डाल देंगे तो ये एसिड एल्यूमिना के कांटेक्ट में आ जाता है, ओके, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा एल्यूमिना, ओके, कांटेक्ट में आ रहा है, एल्यूमिनियम अपना जो मेटल है वो कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, ओके, तो वो प्रोटेक्ट हो जाता है। क्लियर? तो ऐसे चक्कर में हमारा एल्यूमिनियम बच जाता है और इसीलिए फिर हमारा एल्यूमिनियम खराब नहीं होता, तो हम लोग एल्यूमिनियम के कंटेनर यूज कर पाएंगे, यूज कर सकते हैं टू ट्रांसपोर्ट एसिड्स। और यही क्वालिटी है हमारे बेरिलियम के पास भी। बेरिलियम भी, ओके, ऑक्साइड का लेयर फॉर्म कर लेता है, ओके, तो इसीलिए वो उसको भी एसिड्स कुछ उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। एकदम गजब की प्रॉपर्टी है इन दोनों के पास भी, ओके, इंटरेस्टिंग सी। ओके, लाइक एल्यूमिनियम, बेरिलियम इज नॉट रेडिली अटैक्ड बाय द एसिड्स, okay, because of the presence of an oxide film on the surface of the metal. okay, तो अब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी डिसॉल्व होता है इन एक्सेस ऑफ एल्कली, ओके, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व होकर क्या बन देता है, क्या देता है, बेरिलेट आयन दे देता है। जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी डिसॉल्व होकर क्या देता है, एल्यूमिनेट आयन दे देता है, ओके, जस्ट एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एल्यूमिनेट आयन। तो अब यहां पर देख लेना ध्यान से, ये एल्यूमिनेट आयन और बेरिलेट आयन मैंने क्यों लिए हैं, क्योंकि थोड़े से अलग दिख रहे हैं आपको, ओके, क्योंकि आपने इससे पहले शायद ऐसे आयन्स देखे नहीं होंगे। ये कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन्स हैं, ओके, ये भी चीज़ आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ोगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ोगे। पर अब हम लोग को थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा क्योंकि मैंने अब थोड़ी ही देर पहले ही आपको थोड़ा बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, ओके, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे। तो यहाँ पर भी देखो बेरिलियम का जो बॉन्ड बन रहा है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है इन हाइड्रोक्साइड्स के साथ, ओके, नेगेटिवली चार्ज आयंस के साथ। तो 4 हाइड्रोक्साइड के आयंस जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं बेरिलियम के साथ, ओके, तो टोटल कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है, ओके, मेटल और किसी अनायन या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में, तो हम लोग उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं, ओके ओके, तो हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो जो भी चीज आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रही है उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स है और क्योंकि चार्ज है तो चार्ज कॉम्प्लेक्स है या फिर कॉम्प्लेक्स आयन कह लो आप, ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर 2- चार्ज है, ओके। तो यहाँ पर आप कैसे समझ सकते हो कि देखो हाइड्रोक्साइड जो है हमारा, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, OH- आयंस के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो अगर बेरिलियम का हम लोग को चार्ज ढूंढना है इस कॉम्प्लेक्स में तो कैसे समझेगा, देखो हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 तो ये 4 माइनस हो गए, ओके, तो -4 हो गया। तो -4 को अगर मैं बाहर लेके जाऊँ, पूरे के ऊपर 2 माइनस है, राइट, तो -4 को अगर मैं बाहर लेके जाऊँ तो -2 + 4 हो जाएगा, ओके, -2 है ये और ये -4 + 4 बन जाएगा, तो -2 + 4 माइनस ही करेंगे हम लोग, करेक्ट, तो 2 आ जाएगा और +2 आ जाएगा, ओके, तो +2 है बेरिलियम के ऊपर का चार्ज हमारे, ओके, तो Be+2 वाला आयन जो है ऐसा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। सेम वे में इसका भी आप ढूंढ सकते हो, ओके, ये भी ऐसे ही कुछ कॉम्प्लेक्स आयन है, ओके। तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। बेरिलियम और एल्यूमिनियम आयंस जो है दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ओके,
कुछ ऐसे वाले कॉम्प्लेक्सेस BeF42- AlF63-। अब आपको ये समझ में आ गए होंगे कि यहाँ पर देखो फ्लोराइड आयन बेरिलियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ओके, या फिर बेरिलियम या फिर फ्लोराइड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ पर एल्यूमिनियम और फ्लोराइड आयंस के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ओके, क्लियर हो गई बात। तो दोस्तों इसके साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं और आई होप आपको मजा आया होगा। आपको जो भी चीज़ों में शायद आपने इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले शायद आपने अगर पढ़ा होगा तो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव स्टफ है इस चैप्टर में। ओके, वैसे तो इनऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ही है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन एकदम कॉन्साइज वे में एकदम भरी पड़ी है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ओके, तो ये एस ब्लॉक वाला तो एकदम छोटा सा चैप्टर है, स्टार्टिंग वाला चैप्टर है, इसके बाद तो पी ब्लॉक वाले चैप्टर्स है। ओके, और उसके बाद वो एकदम पी ब्लॉक वाले चैप्टर्स थोड़े बड़े बड़े हैं। ओके, या फिर पी ब्लॉक के जो ग्रुप्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पी ब्लॉक के ग्रुप्स के बारे में हम लोग को जो भी पढ़ना है, जो भी नॉलेज गेन करना है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है उसमें भी। ओके, पर यहाँ पर इस चैप्टर में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी होंगी ये वीडियो देखने से पहले, शायद आपको इस वीडियो को देखने के बाद अब और एक बार पढ़ के देख लेना एनसीईआरटी में उन टॉपिक्स को, आपको थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी से अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ओके, तो अगर आपको कोई दिक्कत होगी, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दे सकते हो, मैं आपका कमेंट्स का बिल्कुल वेट करूंगा। ओके, आप बता सकते हो कि कैसे लगा आपको इस वीडियो में हम लोग ने जो कुछ भी सीखा वो आपको समझ में आया नहीं आया, वो सारी चीज़ें। और जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग इसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि जो नीट में पूछे गए हैं। उसके बाद हम लोग मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि आपको थोड़ा क्वेश्चंस के ऊपर भी होल्ड आ जाए और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस मिल जाए। ओके, तो तब तक पढ़ते रहो, स्टे ट्यून, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।